चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। बोर्ड की एग्जाम खत्म हो गई, अभी स्टार्ट होने जा रहा है गुड सेट। हमारे पास 7 to 8 डेज है प्रिपरेशन के लिए। इसमें हमको नया कुछ नहीं करना है, जो भी हमने पढ़ा है बोर्ड में उसी फॉर्मूले को हमको रिकॉल करना है। सिर्फ थोड़ा लेवल 20% अप होगा एमसीक्यू का, बराबर है। तो सबसे पहले गुड सेट के लिए प्रिपेयर हो जाओ, अपने आप को तैयार करो कॉन्फिडेंस के साथ, फिर हम आगे बढ़ेंगे, बराबर है। देखो अभी हम क्या करने वाले हैं, तो मैंने हर एक चैप्टर में से कुछ सिलेक्टेड एमसीक्यू यहाँ पे लिए हैं। हर एक मेथड यहाँ पे हो जाएगी आपकी कवर, और वो एमसीक्यू हम यहाँ पे गिनेंगे। आपको मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि उसी में से आएंगे, लगभग ऑलमोस्ट उसी में से क्वेश्चन आने वाले हैं आप, बराबर है। मतलब उसके अकॉर्डिंग टू मेथड वही रहेगी, डेटा चेंज हो सकता है, बराबर है। तो आपको बने उतने ज्यादा एमसीक्यू करने हैं, लेकिन एक बार ये वीडियो ध्यान से देख लो तो आपको आइडिया आ जाएगा हर एक इक्वेशन कैसे यूज करना है, कहाँ पे यूज करना है। तो जब भी हम सबसे पहले गुड सेट की एग्जाम देने जाए तो सबसे पहले जब क्वेश्चन पढ़ेंगे तो पहले क्वेश्चन देख के पता चलना चाहिए कि कौन से चैप्टर का है। जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ते गए हमको रियलाइज होना चाहिए कि ये क्या क्या डेटा दिया है, क्या फाइंड करना है, और जैसे हमने एमसीक्यू कंप्लीट कर दिया ऑन द स्पॉट दिमाग में उसका फॉर्मूला आ जाना चाहिए, बराबर है। तो बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक फील्ड्स है, चार्ज एंड फील्ड्स। तो उसके मैंने 55 एमसीक्यू सिलेक्ट किया है, वो हम गिनने वाले हैं यहाँ पे, बराबर है। चलो तो हम चैप्टर से आगे बढ़ेंगे, दिन में 2 चैप्टर करते जाएंगे, बराबर है। आज के लिए 1 है, लेकिन कल से 2-2 चैप्टर होते जाएंगे। एक थोड़ा हार्ड चैप्टर लेंगे और एक थोड़ा इजी चैप्टर लेंगे, बराबर है। तो कल से 2 चैप्टर, लेकिन आज एक चैप्टर के साथ आगे बढ़ते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। पढ़ो। The force acting between 2 point charges kept at a distance, certain distance, is phi. Now magnitude of charges are double and the distance between them is half. The force acting between them is, भाई हमको पता है what is the formula of force between two charges, k q1 q2 upon r square, or this force is said phi, right? Now what we have done, we have done चार्जेस को हमने डबल कर दिया एंड द डिस्टेंस इज हाफ। ओके, सो द न्यू फोर्स एफ डैश कैन बी गिवन बाय के। चार्जेस कैसे हो गए डबल, q1 2q1 2q2 एंड डिस्टेंस बिकेम हाफ, मतलब r/2 का स्क्वायर। तो ये 2 का स्क्वायर नीचे होगा तो ऊपर चला जाएगा, ऊपर ऑलरेडी 2 × 2 4 और ये नीचे का 4 आएगा, तो टोटल 16 k q1 q2 upon r square, but this was 5, so your new force will become 16 5। कहां पर ऐसा आंसर डी आंसर आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट, एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। भाई याद रखो इलेक्ट्रिक डायपोल कहां पे रखी है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखी है, और हमको क्या फाइंड करना है, द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन इट। भाई याद है हमको यूनिफॉर्म जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, तो उसमें ऑलवेज फोर्स क्या होगा, जीरो। ऑलवेज डायपोल पे फोर्स क्या होगा, जीरो। याद रखो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बोला है तो फोर्स विल बिकम ऑलवेज जीरो, ऑलवेज जीरो। हाँ, टॉर्क को बोल सकते हैं कि टॉर्क जीरो हो भी सकता है, टॉर्क जीरो नहीं भी हो सकता है। क्लियर हो गया। चलो सिमिलरली थर्ड क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ पॉइंट चार्ज। देखो यहां पे आपको डायरेक्ट नहीं बोला है, इनडायरेक्टली बोला है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका नेचर क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय पॉइंट चार्ज, तो हम ले लेंगे सपोज दिस इज अवर पॉइंट चार्ज एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ पॉइंट चार्ज आर लाइक दिस, मतलब दिस इज एन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो पॉइंट चार्ज अपने अराउंड क्या प्रोड्यूस करेगा, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसमें हमने रखा फिर एक डायपोल रखने वाले हैं। जो डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में ऐसे रखेंगे, तो -q + q, तो ऑब्वियसली जो एक चार्ज होगा कोई भी ले लो, यहां पे प्लस ले सकते हो, माइनस यहां पे ले सकते हो। ओके, तो यहां पर क्या है, ये जो है वो इसके क्लोजर है, तो यहां का इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्गर होगा और यहां का इलेक्ट्रिक फील्ड यहां का वीकर होगा। तो इस पे
अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा लगेगा और इस पे रिपल्शन फोर्स कम लगेगा, तो इस पे रिजल्टेंट फोर्स तो लगेगा ही लगेगा। मतलब समझ लो कि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल पे फोर्स कभी भी जीरो नहीं होगा, फोर्स कभी भी जीरो नहीं होगा। बट व्हाट इज अबाउट टॉर्क? तो भाई टॉर्क जीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है ना, क्योंकि जो ऐसे रखेंगे तो टॉर्क नहीं लगेगा, लेकिन मैं उसको इंक्लाइंड कोई ऐसे एंगल पे रखूंगा तो इस पे टॉर्क भी लगेगा, फोर्स भी लगेगा। लेकिन हम क्या बोल सकते हैं कि भाई नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स कभी भी जीरो नहीं होगा, टॉर्क में भी जीरो, है ना। तो कहां पर ऐसा आंसर? द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द डाइपोल इज ऑलवेज जीरो। नहीं भाई, ऑलवेज नॉन जीरो होगा, तो ये गलत है। द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द डाइपोल मे बी जीरो। नहीं नहीं भाई, ऑल मे बी नहीं, जीरो नहीं होगा। टॉर्क एक्टिंग ऑन इट मे बी जीरो। हाँ भाई, ये सही बैठ रहा है, मे बी जीरो। टॉर्क ऑलवेज जीरो नहीं होगा, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। नेक्स्ट, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन एंड अ प्रोटॉन आर बोथ प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो, तो भाई हमने एक इलेक्ट्रॉन को रखा, एक प्रोटॉन को रखा, इसका चार्ज है नेगेटिव ई और इसका पॉजिटिव ई। सेम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो उस पर फोर्स क्या होगा भाई? फोर्स इज इक्वल टू क्यू ई। तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा माइनस ई और प्रोटॉन पे फोर्स लगेगा प्लस ई। सही है कि नहीं? तो दोनों पे फोर्स, हाँ दोनों का फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम होगा, है ऐसा? ओनली द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्सेस आर सेम। तो अपना आंसर बी आंसर आ गया, सेट। बराबर है। चलो, दूसरे गलत है उसको भी देख ले। इलेक्ट्रिक फोर्सेस एक्टिंग ऑन देम आर इक्वल। भाई इलेक्ट्रिक फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है बट दे हैव ऑपोजिट डायरेक्शन। दोनों की डायरेक्शन क्या होगी? ऑपोजिट होगी। अभी बात करते हैं एक्सेलरेशन की। तो एक्सेलरेशन क्या है भाई? फोर्स इज इक्वल टू एम ए इज इक्वल टू क्यू ई, दो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्यू ई बाय एम। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का मास डिफरेंट है, इसलिए यहां पे एक्सेलरेशन सेम नहीं होगा। सेम क्या होगा? सिर्फ मैग्नीट्यूड फोर्स का। तो अपना आंसर बी बैठेगा। फिफ्थ, द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस 4q एंड माइनस क्यू इज आर। भाई यहां पे एक चार्ज ले ले तो वो 4q और यहां पे एक ले ले तो वो है माइनस क्यू, और ये दोनों के बीच का हमने डिस्टेंस ले लिया कितना? r। अ थर्ड चार्ज q इज प्लेस्ड एट देयर मिड पॉइंट। भाई ये मिड पॉइंट है, वहां पे हमने कोई और चार्ज रख दिया जिसका नाम है कैपिटल Q। द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन माइनस क्यू इज जीरो। भाई इस पे जो रिजल्टेंट लग रहा है वो जीरो है, तो Q की वैल्यू क्या है? चलो, इस पे फोर्स कौन कौन लगा रहा है? समझो एक चीज, माइनस क्यू पे जो रिजल्टेंट लग रहा है वो जीरो है, लेकिन इस पे कौन कौन फोर्स लगाएगा? एक तो ये लगाएगा, एक ये लगाएगा। जब ये लगाएगा तो डिस्टेंस होगा r/2 यहां से यहां, और यहां से ये डिस्टेंस आपका r होगा। तो चलो, माइनस क्यू पे एक तो Q वाला फोर्स लगाएगा और दूसरा माइनस क्यू पे 4q का फोर्स, दोनों का सम क्या होगा? जीरो होगा। तो चलो इसका फोर्स पहले लिख देते हैं, k q माइनस क्यू अपॉन r/2 का स्क्वायर हो गया। सिंपल चीज है। चलो इसका यहां पे फोर्स लिख लेते, तो प्लस k q माइनस क्यू अपॉन दोनों के बीच का डिस्टेंस r² इज इक्वल टू जीरो। देखो k माइनस क्यू चला जाएगा, r² निकल जाएगा, इसका स्क्वायर 4 होगा तो ऊपर आ जाएगा, तो 4q प्लस 4q इज इक्वल टू जीरो। तो यहां पे लिख सकते हैं 4 निकल जाएगा, तो q इज इक्वल टू माइनस क्यू। हमको कैपिटल Q पूछा होगा, तो कैपिटल Q इज इक्वल टू माइनस क्यू। सही है? तो सही है। कहां पर है हमारा आंसर? ये रहा ए वाला। सिक्स्थ वन, इन लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस a varies with this equation, lambda is equal to lambda 0 cos theta, the total charge on it is। भाई समझो, यहां पे बोला है आपके पास एक सर्कल है, ये जो सर्कल है उसके ऊपर जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो है लैम्बडा 0 cos थीटा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि भाई पर यूनिट लेंथ ऑन द सर्कमफ्रेंस वी हैव चार्ज लैम्बडा 0 cos थीटा। तो हमको टोटल चार्ज गिनना है। तो एक चीज समझ लो पहले, कि मान लो कि हम इसको
कार्टेशियन सिस्टम में गिने यहाँ पे, तो क्या होगा, ये आपका एंगल 0 होगा। जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे तो ये एंगल इंक्रीज होता जाएगा यहाँ से। तो जैसे जैसे एंगल इंक्रीज होगा उसकी डेंसिटी भी चेंज हो रही है ना। तो आप सोच सकते हो कि सपोज ये एंगल 0 होगा तो cos 0 क्या होता है, थीटा 0, तो cos 0 आपका 1 होगा, तो वहां पे डेंसिटी आपको मिलेगी लैम्बडा 0। तो यहाँ पे आपकी डेंसिटी होगी लैम्बडा 0। जैसे जैसे आगे बढ़ोगे cos थीटा डिक्रीज होता जाएगा, तो यहाँ पे डेंसिटी भी डिक्रीज होती जाएगी। और जब यहां पे पहुंचोगे तो आपको पता है वहां पर तो 90 डिग्री पे तो कॉस की वैल्यू क्या होती है, 0, तो डेंसिटी 0 हो जाएगी। तो ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। और दूसरा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका कॉस पॉजिटिव होगा तो सेकंड क्वाड्रेंट में वो नेगेटिव होगा, फिर थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा तो फोर्थ क्वाड्रेंट में फिर पॉजिटिव होगा, है ना। तो मैं यहाँ पे एक साथ 4 एमसीक्यू डिस्कस करने जा रहा हूं, आप ध्यान रखना, आपको आना चाहिए। तो इसको गिनेंगे कैसे, तो चलो एक काम करते हैं, यहां पे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है तो मुझको एक स्मॉल एलिमेंट कंसीडर करना पड़ेगा। ये जो आर्क है उसकी लेंथ मैं बोल देता हूं dl, और ये आर्क उसके सेंटर पे एंगल कवर कर रहा है d थीटा, और उसकी रेडियस तो हमको a पता है। चलो ये जो चार्ज है, ये चार्ज को हम बोलेंगे dq, और वो dq हो गया लैम्बडा इंटू dl। भाई लैम्बडा का मतलब का यूनिट लेंथ में लैम्बडा जितना चार्ज, तो dl लेंथ में कितना, इतना। लेकिन हमको यहाँ पे ये थीटा के फॉर्म में दिया है, तो मैं लिख देता हूं लैम्बडा 0 cos थीटा इंटू, और ये dl है उसको हमको थीटा में लाना है, तो हमको पता है कि भाई एंगल इज इक्वल टू व्हाट, आर्क अपॉन रेडियस। तो आर्क क्या होगा, एंगल इंटू रेडियस, तो एंगल कौन है, d थीटा, और रेडियस कौन है, a, तो इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं a इंटू डी थीटा। तो ये जो चार्ज हुआ वो इतने पार्ट का हुआ। जो हमको टोटल चार्ज चाहिए तो हमको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा ऑन द सर्कमफेरेंस यहां पे। तो लेकिन उसकी लिमिट क्या होगी, तो भाई अपना आर्क जब हम यहां पे कंसीडर करेंगे तो ये आपका एंगल होगा 0 डिग्री, और यहां से जब घूम के जब यहां पे आओगे तो यहां पर वो 360 बनाएगा, मतलब रेडियन कितना होगा, 2 पाई। सो वी हैव टू इंटीग्रेट द स्मॉल एलिमेंट्स फ्रॉम 0 टू 2 पाई। क्लियर हो गया, चलो यहां पे लिखे तो 0 टू 2 पाई, इसको लिखते हैं डी क्यू की जगह पे क्या, लैम्बडा 0 a cos थीटा इंटू डी थीटा। सो Q इज इक्वल टू लैम्बडा 0 a बाहर ले लेंगे, cos का इंटीग्रेशन हमको पता है साइन थीटा होता है, और वो होगा 0 टू 2 पाई। तो एक बार यहां पे लैम्बडा 0 a साइन 2 पाई रखेंगे, माइनस साइन 0 हो जाएगा, ये भी 0 ये भी 0, तो आपका रिजल्टेंट चार्ज भी क्या आ गया, 0। समझ लो बच्चों, एक सिंपल मेथड है। लेकिन यहां पर मान लो कि ये साइन होता तो भी सेम ही आंसर आता। क्यों आता है वो समझ लेते हैं हम, कि चलो कॉस का हमको पता है भाई, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन कॉस और साइन बराबर है। तो कॉस की बात करते हैं पहले, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहां पे कॉस जितनी जितनी पॉजिटिव वैल्यू पोजेस करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में उतनी नेगेटिव होगी। तो जितना यहां पे पॉजिटिव चार्ज होगा उतना यहां पे नेगेटिव चार्ज होगा, जितना यहां पे नेगेटिव होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस अगेन नेगेटिव है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में उतना पॉजिटिव हो जाएगा। तो रिजल्टेंट जो देखने जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0। तो आपका ये फंक्शन जो कॉस थीटा होगा या साइन थीटा होगा तो आपका आंसर 0 ही आएगा। क्लियर हुआ। लेकिन इफ डेंसिटी आपको दी है लैम्बडा 0 cos स्क्वायर थीटा, पुरानी टेक्स्ट बुक में कैसा न्यूमेरिकल था, एमसीक्यू था शायद, तो इसमें क्या करेंगे, तो भाई यहां पे ये बात नहीं बनेगी कि ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, क्योंकि यहां पे तो cos स्क्वायर है तो ये भी पॉजिटिव रहेगा, और जो नेगेटिव है उसका भी स्क्वायर होगा तो वो पॉजिटिव ही रहेगा। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, तो भाई इसके लिए इंटीग्रेशन ये करना पड़ेगा, थीटा 0 टू 2 पाई, इसकी जगह पे मैं लिख देता हूं लैम्बडा 0 a cos स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। याद रखना लैम्बडा 0 a इंटीग्रेशन करना है 2 पाई cos स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। इसका इंटीग्रेशन रट लो, अभी इसको कर सकते हैं 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2 करके, और फिर इंटीग्रेट करेंगे, लेकिन उतने डीप में नहीं जाते। याद रख लो, एक 0 टू 2 पाई का cos स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है पाई, क्या होता है, पाई, 1/2 होता है जो लिमिट है उसका, मतलब पाई हो जाएगा। साइन स्क्वायर है तो भी पाई आएगा। तो क्लियर हो गया, जो
यहाँ पे cos स्क्वायर होता तो आपका आंसर ये आता, लेकिन यहाँ पे तो cos थीटा है, तो आपका आंसर यहाँ पे कौन आने वाला है? 0 ही आने वाला है। क्लियर? क्लियर। सेवंथ, 2-point charges Q and 4Q are kept 30 centimeter apart. At what distance on the straight line joining them the intensity of electric field becomes 0? भाई मान लो ये Q चार्ज है, ये आपका 4Q चार्ज है, दोनों पॉजिटिव है तो इंटेंसिटी कहां पे 0 मिलेगी? मैंने बताया था, जो दोनों पॉजिटिव है दोनों नेगेटिव है तो आपको दोनों को जो लाइन ज्वाइन करे उसके बीच में यहां पे कोई ऐसा पॉइंट मिलेगा जहां पे इंटेंसिटी 0 हो रही है। लेकिन एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो वैल्यू में जो छोटा है, साइन नहीं देखनी है, वैल्यू में जो छोटा है उसके आउटर साइड पे आपको मिलेगा, बरोबर। लेकिन यहां पर तो दोनों पॉजिटिव है, तो लेट्स इमेजिन दैट यहां पे हो रहा है 0। तो ये आंसर, ये आपका डिस्टेंस हो गया x। टोटल डिस्टेंस है आपका 30 सेंटीमीटर, तो ये डिस्टेंस आपका हो जाएगा 30 माइनस एक्स, और यहाँ पे इंटेंसिटी 0 हो रही है। भाई 0 हो रही है तो सिंपल चीज़ है, जितनी ये प्रोड्यूस करेगा उतनी वो करेगा, तो E1 इज इक्वल टू E2। भाई यहाँ पे लिखेंगे तो क्या, K Q अपॉन यहाँ से ये डिस्टेंस, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, यहाँ से ये K Q अपॉन 30 माइनस एक्स का स्क्वायर, तो के क्यू निकल गया, इसको यहाँ पे भेजेंगे तो 30 माइनस एक्स का स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4। स्क्वायर रूट ले लेंगे तो 30 माइनस एक्स अपॉन एक्स, इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 2, तो 30 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2x, 3x इज इक्वल टू 30, सो x बिकेम 10 सेंटीमीटर। तो यहां से ये डिस्टेंस होगा 10 सेंटीमीटर और यहां से ये डिस्टेंस होगा 20 सेंटीमीटर। तो जो आंसर दिया है वो हमको देखना है। देखो Q से 7.5, Q से 5 नहीं, वहां से तो 10 है, लेकिन हमको दिया है 4Q से कितना, 20 सेंटीमीटर। ये D लिखा है, नहीं 20 सेंटीमीटर फ्रॉम 4Q। क्लियर हो गया? पक्का कि कच्चा? तो ये आपको सेट होना ही चाहिए। नेक्स्ट, there exists an electric field of 100 न्यूटन पर कूलम along z डायरेक्शन। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिया है z डायरेक्शन का कितना, 100 k कैरेट न्यूटन पर कूलम। द फ्लक्स पासिंग थ्रू द स्क्वायर ऑफ 10 सेंटीमीटर साइड, एक स्क्वायर है उसकी लेंथ आपको 10 सेंटीमीटर दी है, तो उसका एरिया का मैग्नीट्यूड आपको मिलेगा L स्क्वायर। सेंटीमीटर का मीटर कन्वर्ट करो तो 10⁻⁻1 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, तो एरिया आ गया इतने मीटर स्क्वायर। लेकिन द प्लेन इज ऑन XY प्लेन, भाई जो है वो कहाँ पे रखा है, XY प्लेन पे है ना। तो हमको पता है कि एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर इज नॉर्मल टू द प्लेन। So here, which plane is given? XY plane. So the perpendicular direction to this plane is in Z direction. So our area vector will become 10⁻². It's in it is magnitude here, and direction is K. So what is the flux now? The flux is a dot product of E dot A. E dot A. तो E क्या है? 100 K कैरेट और डॉट प्रोडक्ट 10⁻² K कैरेट। ये K डॉट K 1 हो गया और ये दोनों का करेंगे तो 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा A। कौन सा आंसर आएगा? A। लेकिन यहाँ पे कई बार वो लोग ट्विस्ट करते हैं। क्या ट्विस्ट करते हैं? यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसको Z की जगह पे Y डायरेक्शन में लिख देंगे, तो ये आपका J कैरेट हो गया, और यहाँ पे J कैरेट लिखोगे तो J डॉट K क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, तो फ्लक्स 0 हो जाएगा। या तो फिर ऐसा भी कर सकते हैं कि इसको Z रखेंगे लेकिन यहाँ पे XZ प्लेन कर दिया, XZ प्लेन। सो व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर? नॉर्मल टू द XZ प्लेन, सो इट विल बी इन Z डायरेक्शन। तो यहाँ पर वो भी चेंज हो जाएगा, अगेन 0 आंसर आएगा। तो कैसे चेंज करेंगे वो आपको क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट, 9th, when 10 microcoulomb charge is enclosed by a closed surface, the flux passing through the surface is phi. Okay, now another minus 10 microcoulomb charge is placed inside the closed surface, then the flux passing through the surface is. We know the Gauss formula. If there is a surface and which encloses the charge Q, say charge Q, then the
फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट पढ़ा है हमने। यहाँ पे हमको चार्ज दिया है 10 माइक्रोकूलम और तब हमारा फ्लक्स था 5, लेकिन हम और एंटर करते हैं कितना, -10 माइक्रोकूलम, तो टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, 0। भाई टोटल चार्ज 0 हो गया तो फ्लक्स आपका नया फ्लक्स, भाई नया फ्लक्स आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आपका आंसर यहाँ पे 0 बैठेगा। क्लियर। लेकिन ऐसा भी हो सकता है, देखो यहाँ पे ट्विस्ट कितने आता है वो भी बता देता हूं कि इनिशियली 10 माइक्रोकूलम था, आपने नया कितना इंसर्ट किया, -10 माइक्रोकूलम, लेकिन इसकी जगह पे मानो कि +10 होता, तो जो +10 होता तो ये 10 तो 20 हो जाता, चार्ज डबल हो गया तो फ्लक्स भी डबल हो जाएगा, तो 25 आंसर आता। ये भी हो सकता है कि यहाँ पे -10 माइक्रोकूलम था, उसकी जगह पे -20 माइक्रोकूलम डाल दिया, -20, तो इनिशियली 10 माइक्रोकूलम तो था +10 माइक्रोकूलम, लेकिन आपने -20 कर दिया तो नेट चार्ज +10 और -20 -10 हो जाएगा, और जो पहले प्लस था वही फ्लक्स अभी नेगेटिव -5 हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे चेंज वो कर सकते हैं। फिलहाल अपना जवाब 0 आएगा। 10th, two spheres carrying charge q are hanging from the same point suspension with the help of thread of length 1 meter in a space free from gravity. The distance between them is, चलो मान लेते हैं कि एक रिजिड सपोर्ट है और वहां से मैंने ये 2 स्फीयर रखे हैं। भाई यहाँ पे ग्रेविटी के कारण ये नीचे नहीं है, ग्रेविटी है ही नहीं, लेकिन मैंने इनिशियली ऐसे रखा था, बराबर है, ग्रेविटी नहीं है तो वो तो जैसे रखोगे वैसे रखेंगे रहेंगे, लेकिन अभी मैंने दोनों पे सेम चार्ज दे दिया, सेम चार्ज, तो ये ऐसे राइज होगा, ये ऐसे राइज होगा। कब तक, मैक्सिमम डिस्टेंस गेन करने का ट्राई करेंगे तो आपकी ये स्ट्रिंग ऐसे हो जाएगी और ये स्ट्रिंग जो है वो ऐसे हो जाएगी, मतलब इसका लेंथ 1 मीटर फ्रॉम रिजिड सपोर्ट, इसका भी 1 मीटर, सो द डिस्टेंस बिटवीन टू स्फीयर इज नाउ 2 मीटर। वेयर इज आंसर, इट इज इन सी। 11, देखो अच्छा क्वेश्चन है। चार्ज q each is placed on n-1 corners of polygon of side n. The distance of each corner from the center of polygon is r. The electric field at its center is, चलो यहां पे चार्ज है q, यहां पर भी चार्ज q ले लो, यहां पे q, मान लो कि ये रेगुलर ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। सिमिलरली हमने एक सेम रेगुलर क्वाड्रापोल लिया जिसका नाम क्या है, यहाँ पे ये क्यू 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 हमने स्क्वायर ले लिया। कोई बोलेगा नहीं सर हेक्सागोन लो, चलो मैंने हेक्सागोन ले लिया। अरे कोई भी रेगुलर फिगर ले लो, कोई भी रेगुलर पॉलीगॉन ले लो यहाँ पे सबसे पहले, लेकिन सब पे चार्ज नहीं रखना, ये तो मैंने रखा है। चलो हम इसको कैसे गिनेंगे देखते हैं, स्मार्टली गिनेंगे। जो सब जगह पे चार्ज रख दोगे, सब जगह पे, तो उसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, 0। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, 0। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, 0। जो सब वर्टाइसिस पे रख दोगे तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज 0 होगा, लेकिन हमने सब जगह पे नहीं रखा है, सिर्फ एक को छोड़ दिया है, बाकी के n-1 कॉर्नर्स पे हम रखने वाले हैं। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, चलो सिंपल सोच लेते हैं। बट टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो कि सब पे है, सब पे चार्ज है, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा 0। जो सब कॉर्नर्स पे चार्ज है तो 0 हो जाएगा। उसका मतलब क्या, चलो ये 6 है, 1 2 3 4 5 6, तो ये सबका इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे तो E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E5 प्लस E6 सबका मिला के क्या हो जाएगा, 0। तो उसका मतलब ये हुआ कि कोई भी 5 ले लो, कोई भी 5 का सम होगा, कोई भी 5 इलेक्ट्रिक फील्ड का है, यहाँ पे 5 है तो ये ऑपोजिट जाएगा तो -E6 हो गया। सिंपल है। मान लो कि ऑक्टागन है तो वहां पे 7 का बराबर कोई 8वें के बराबर होगा, 7 वर्टाइसिस है, उनका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके बराबर 8 वाले का होगा। तो हम जो सभी जगह पे रख देंगे तो हम क्या बोल सकते हैं कि n-1 जो चार्जेस है उनका इक्विवेलेंट किसके बराबर होगा, जो लास्ट वन बचा उसके बराबर, लेकिन उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो यहां पर हमने क्या किया है कि भाई सब जगह पे हम नहीं रख रहे, किसी एक को हमने छोड़ दिया, किसी एक को हमने छोड़ दिया।
तो हम क्या सोच सकते हैं कि ये सबका मिला के क्या, अरे सॉरी सॉरी सॉरी, चलो भाई यहां पे समझा देता हूं। तो ये मैंने कैंसिल कर दिया, तो क्या होगा भाई यहां पे, तो सबका मिला के, ये तीनों का मिला के किसके बराबर होगा, इसके बराबर, है ना। ये तीनों का मिला के यहां पे 3 ले ले तो वो आता, तो ये तीनों का मिला के इसके बराबर होता, और सिर्फ इस अकेले का यहां पे क्या हो गया था, ये डायरेक्शन में के क्यू बाय आर स्क्वायर, तो उसका मतलब हो गया कि ये तीनों का मिलके भी यहां पे वही होता। याद रखो, तो आपका आंसर क्या बैठेगा, ए आंसर बैठेगा, सही है। चलो 12th, when two spheres having 2q and minus q charge are placed at a certain distance, the force acting between them is F। चलो मैंने मान लिया एक चार्ज है 2q, दूसरा चार्ज है माइनस क्यू, और ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसको मैं आफ या आर मान लेता हूं, तो वहां पे फोर्स क्या हो जाएगा, के 2q माइनस क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इसको ठीक से लिखे तो ये हो गया के 2kq स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ये अपना फोर्स हो गया। अभी क्या करने वाला है, नाउ दे आर कनेक्टेड बाय कंडक्टिंग वायर एंड फोर्स विल एक्ट बिटवीन देम इफ द सेपरेशन नाउ इज द सेम एज बिफोर। भाई हमने दोनों को कांटेक्ट करवाया, कंडक्टिंग कांटेक्ट, और फिर वही डिस्टेंस पे रख दिया, तो दोनों पे चार्ज क्या हो जाएगा, भाई दोनों का पहले कांटेक्ट करवाओगे तो नेट चार्ज बनेगा Q, ये 2q है, माइनस Q तो Q, और फिर दोनों पे क्या हो जाएगा, यहां पे Q/2, फिर यहां पे Q/2, और ये डिस्टेंस क्या होगा R। तो यहां पे नया फोर्स आ जाएगा F डैश इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो यहां पे ये 1/4 बाहर ले लेते हैं, यहां पे लिख देते हैं KQ स्क्वायर बाय R स्क्वायर, लेकिन यहां पे हम KQ स्क्वायर बाय R स्क्वायर को सब्जेक्ट बनाएंगे, KQ स्क्वायर बाय R स्क्वायर, तो ये नीचे आ जाएगा, तो आपका आंसर आएगा -F/2, सही है। तो इसको यहां पे रिप्लेस कर दे, तो 1/4 -F/2, तो ये हो गया -F/8। देखो ये आपका फोर्स आ गया, बराबर है। तो यहां पे फॉर्मूला क्या आएगा, D इज इक्वल टू -F/8, बराबर है, सिंपल। जो पहले फोर्स लग रहा था वो अट्रैक्शन होगा, तो अभी रिपल्शन होगा, इसलिए। 13, R1 R2 R3 and R4 are the position vectors of 4 electric charges Q1 Q2 Q3 and Q4। the forces on Q3। भाई Q3 पे कौन कौन फोर्स लगाएगा, 3 पे कौन कौन फोर्स लगाएगा, भाई 3 पे 1 लगाएगा, 3 पे 2 लगाएगा, 3 पे 4 लगाएगा। ये आंसर होना चाहिए, है नहीं, ये तो नहीं है, ये वाला भी नहीं है, यहाँ पे 2 3 कर दिया, 4 3 कर दिया। ओके, तो ऐसा तो नहीं है, तो एक काम करते हैं, ये दोनों को उल्टा कर देते हैं। जितना फोर्स 2 3 पे लगाता है, जितना फोर्स 2 3 पे लगाता है, उतना ही फोर्स कौन लगाएगा, 2 पे 3 लगाएगा। सेम यहां पे कर देंगे तो ये 4 3 हो जाएगा। अभी है कोई ऐसा आंसर, हाँ, तो हमको मिल गया शायद बी आंसर, सही है, सही है। 14, the number of electrons put on a spherical shell of radius 0.1 meter to produce electric field of 0.35 Newton per coulomb just above the surface R। भाई कोई स्फीयर है, उस पर हमने कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया, इतना, उसकी रेडियस कितनी है, इतनी, तो इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, भाई फॉर्मूला हमको पता है, E इज इक्वल टू KQ बाय R स्क्वायर। सो E इज इक्वल टू K, Q की जगह पे लिख सकते हैं NE अपॉन R स्क्वायर, तो N को सब्जेक्ट बना देंगे तो ये हो जाएगा ER स्क्वायर अपॉन KE। E की वैल्यू क्या है 0.35, रेडियस क्या है 0.1 का स्क्वायर अपॉन K की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹, और ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁹19। इसको ठीक करेंगे तो कैलकुलेटर तो अपने पास है, तो चलो यूज करके देख लेते हैं। 0.35 डिवाइडेड बाय 9 डिवाइडेड बाय 1.6 क्या आ रहा है, 0.024। इसको मैंने काउंट नहीं किया, इसको मैं पावर में ले लूंगा, तो ये -10 ऊपर आएगा तो +10, 10 में से 2 निकल गया तो 10⁸8, तो 2.4 इंटू 10⁶, उसके आजू बाजू आंसर आएगा। तो आपका आंसर बैठ गया कौन सा, डी, सही है ना। फिर से एक बार देख लो, 0.35 डिवाइडेड बाय 9 डिवाइडेड बाय 1.6
0.243। ओके, बरोबर है, सही है, वही आंसर आएगा। क्लियर हो गया। चलो 15, द डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एज शोन इन फिगर विल बी। भाई सबसे पहले यहाँ पे ध्यान देते हैं, तो यहाँ पे कितने डाइपोल बन रही है पहले वो देखते हैं। एक डाइपोल बनने के लिए क्या चाहिए, एक माइनस क्यू एक प्लस क्यू, दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस। तो देखो यहाँ पे एक माइनस क्यू है, यहाँ पे एक प्लस क्यू है, और ये दोनों के बीच का डिस्टेंस है ए। तो एक डाइपोल मोमेंट यहाँ पे बनी P1 और उसका वैल्यू होगा Q इंटू ए, और उसकी डायरेक्शन है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। सिमिलरली यहाँ पे करेंगे तो भाई P2 इज इक्वल टू क्या होगा, डाइपोल मोमेंट P2 इज इक्वल टू चार्ज Q और डिस्टेंस A, और डायरेक्शन तो वही है। तो टोटल डाइपोल मोमेंट हो जाएगी P1 प्लस P2, ये दोनों का सम करेंगे तो 2KQAI आंसर आ ही जाएगा। 16, द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। भाई इलेक्ट्रिक डाइपोल के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। देखो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये प्लस क्यू ले लो, इसको माइनस क्यू ले लो, और इसकी ये उसका कौन सा एक्सिस है, इक्वेटोरियल, और इक्वेटोरियल एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हम जानते हैं, KP अपॉन वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का 3/2 पावर। अभी हमको क्या करना है, यहां पे फाइंड करना है, यहां पे तो ये क्या होगा, y इज इक्वल टू 0, यहां पे y 0 हो जाएगा। तो इसको 0 लिख देंगे क्योंकि मिड पॉइंट पे फाइंड करना है ना। क्या करना है, इसके सेंटर पे मिड पॉइंट पे हमको फाइंड करना है। एक ही मिनट, चलो तो यहां पे फाइंड करना है, तो क्या करेंगे, तो ये 0 लिख दिया, ये निकल कट हो जाएगा, तो KP अपॉन ए क्यूब आंसर आ जाएगा, बरोबर है। लेकिन हमको पता है ये नेगेटिव में होता है क्योंकि डाइपोल मोमेंट की ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, माइनस KP अपॉन ए क्यूब। सही है, सही है। 17, देखो तो 4 इलेक्ट्रिक चार्जेस माइनस क्यू 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 माइनस क्यू आर अरेंज्ड एज शोन इन फिगर, द डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम ऑफ द चार्ज विल बी। भाई फिर से यहाँ पे वही कहानी दोहरा रही है। एक डाइपोल बनी ये माइनस क्यू, ये माइनस क्यू, और ये आपका प्लस क्यू। एक ले लो इसमें से, ये 2Q है उसमें से एक ले लो, तो एक डाइपोल आपकी ऐसे बनी। ये माइनस क्यू और एक प्लस क्यू और ले लो, तो इसका डाइपोल मोमेंट ऐसे बना। और हमको पता है कि टोटल डाइपोल मोमेंट जो हमको गिननी है, तो क्या करेंगे, P1 प्लस P2 करेंगे। चलो डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या है, Q इंटू 2A, लिखते हैं ना वेक्टर, और यहाँ पे लिखते हैं Q इंटू 2A, लेकिन सेकेंड के लिए। वेक्टर कैसे लिखते हैं तो मैंने आपको बताया था, जो पॉजिटिव है उसके पोजीशन वेक्टर में से जो नेगेटिव है उसका माइनस करना है। तो इसका पोजीशन वेक्टर है R2 और इसका R1, तो आपका यहाँ पे क्या आएगा, Q इंटू R2 माइनस R1, और सिमिलरली इसका गिनोगे तो Q इंटू क्या हो जाएगा, R3 माइनस R2 माइनस R3। तो कहाँ पे आंसर ऐसा, तो आपका आंसर यहाँ पे B आ ही जाएगा। सही है। चलो नेक्स्ट 16, द फोर्स एक्सपीरियंस बाय अल्फा पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस मच। भाई हमको पता है कोई Q चार्ज जब E जितने इलेक्ट्रिक फील्ड में होगा तो उस पर फोर्स लगेगा F इज इक्वल टू QE। बट हियर which particle is this, it is alpha particle, and alpha particle is none other than the nucleus of helium, so it has how much charge, 2E, and electric field, so get 2 electric charge is 1.6 into 10 to minus 19, and E आपको दिया है 15 into 10 to 4, 3 जब 48 वाला आंसर आएगा। अरे सारे 48 वाले ही है, तो ये 48 हो गया इंटू 10 टू माइनस 15, 4.8 इंटू 10 टू माइनस 14, ये आंसर आपका सेट हो जाएगा। एक पॉइंट कवर कर लो तो आपका आंसर ये सेट हो ही जाएगा। सही है, सही है। 19, 400 microcoulomb charge is uniformly spread over the surface of spherical shell and the surface charge density is this. What is the radius of this shell? देखो ये टोटल चार्ज है उस पे और ये उसकी डेंसिटी है सिग्मा। तो हमको पता है भाई व्हाट इज सिग्मा, सिग्मा इज इक्वल टू Q अपॉन A, Q, और ये हो जाएगा 4 पाई
आर स्क्वायर। हमको रेडियस चाहिए तो रेडियस को हम सब्जेक्ट बना दे देते Q अपॉन 4 पाई सिग्मा। चलो Q कितना है 400 माइक्रो कूलम, तो 4 इंटू 10⁻⁻4 हो जाएगा, यहाँ पे 10⁻⁻6 और 2। चलो ये हो गया आपका 4 पाई। सिग्मा आपको कुछ दिया है 0.314, 4 कैंसल, ये पाई ही है, सही है। ओके तो ऐसे ही रखो। चलो इसको थोड़ा लफड़ा होगा क्योंकि ये पाई तो है लेकिन यहाँ पे 10 वाला लफड़ा होगा, तो इसको कैलकुलेटर से ही कर दो, वही सही बनेगा, बराबर ना, वही सही रहेगा। 1 डिवाइडेड बाय पाई मतलब 3.14 डिवाइडेड बाय 0.314, ये आपका आ गया क्या, आंसर तो एक भी नहीं आ रहा था फिर स्क्वायर रूट निकल के, तो देख लेते हैं फिर से एक बार। पाई का मतलब 3.1 डिवाइडेड बाय 3.14 डिवाइडेड बाय 0.314, ये 1.01 ही आ रहा है भाई, 1.01 आ रहा है, और ये 10⁻⁻4 इसका स्क्वायर रूट निकालोगे, इसका 1 ही मान लो, और 10⁻⁻2 मीटर ये आंसर आने वाला है। लेकिन यहाँ पर तो ऐसा आंसर है नहीं। फिर से एक बार चेक कर लेते हैं। सिग्मा इज इक्वल टू Q अपन 4 पाई आर स्क्वायर को सब्जेक्ट बना दिया। Q है 400, 4 इंटू 10⁻⁻4, 4 पाई, सिग्मा आपको दिया है 0.314, 4 तो कट आउट हो गए, इसको यहाँ पे करेंगे तो ये 1 ही हो जाएगा, बिकॉज पाई स्क्वायर क्या होता है 10, इसको मैं एक 10 ऊपर ले लेता हूँ तो ये पाई स्क्वायर हो जाएगा, 10 तो निकल गए, तो ऑलमोस्ट 1 आ जाएगा भाई, यही सही आंसर है। सम ग्लिच इज दैट, क्या है भाई, सम ग्लिच है यहाँ पे, बराबर है, शायद इसमें कुछ डेटा में मिसिंग होगा। चलो नेक्स्ट, इफ अ इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिविंग एंड एंटरिंग फ्रॉम द क्लोज सरफेस आर φ1 एंड φ2, भाई हमको पता है कि जो पॉजिटिव चार्ज होगा तो फ्लक्स बाहर जाएगा तो इसको पॉजिटिव लेंगे जो बाहर जा रहा है, और जो एंटर कर रहा है तो अंदर नेगेटिव चार्ज होगा तो इसको नेगेटिव करेंगे। तो यहाँ पे लिविंग फ्लक्स क्या है φ1, तो वो अपना पॉजिटिव, और φ2 आपका हो गया नेगेटिव। तो टोटल फ्लक्स आपको नेट लेना है, नेट फ्लक्स आपको लेना है, तो ये दोनों का सम कर दिया तो हो गया φ2 φ1 माइनस φ2, है ना, तो क्या हो गया φ1 माइनस φ2, बराबर है। तो आपको देन द चार्ज एसोसिएटेड विथ क्लोज सरफेस, भाई फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है Q अपॉन एप्सिलॉन 0, ये आपका एंक्लोज चार्ज हो गया, तो Q एंक्लोज्ड इज इक्वल टू फाई इंटू एप्सिलॉन 0, ये वैल्यू यहाँ पे रख दोगे तो आपका आंसर आ ही जाएगा D। नेक्स्ट 21, एरिया ऑफ सर्कुलर लूप मेड ऑफ थिन वायर इज 0.2 मीटर स्क्वायर, भाई इसका एरिया आपको दिया है 0.2 मीटर स्क्वायर। इट इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, भाई आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है ये, इट इंटेंसिटी मेकिंग एंगल 30 डिग्री विद द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, विद द विथ नहीं दिया है भाई, ओके फिगर से मेंशन कर लेते हैं यहाँ पे। पर फिगर में देखो ये जो रिंग है उसका प्लेन जो है वो 30 डिग्री एंगल बना रहा है, किसके साथ, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। लेकिन हमको पता होना चाहिए कि हमको जो फ्लक्स में एंगल चाहिए, क्या है फॉर्मूला, EA cos थीटा, ये एंगल कौन सा चाहिए, जो रिंग का एरिया वेक्टर है और उसके इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, तो जो 30 होगा तो ये 60 डिग्री होगा। तो हम यहाँ पे भले 30 डिग्री लिखा है लेकिन वो एंगल प्लेन का इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ है, मतलब हमको जो नॉर्मल के साथ गिनना है तो वो 60 डिग्री हमको अलग से लेना पड़ेगा। चलो E क्या है 2 है, एरिया वेक्टर हमको दिया है 0.2 मैग्नीट्यूड उसका, और ये हो जाएगा 1/2, 1/2 1/2 कैंसल हो गया, तो आंसर आपका हो जाएगा ये 0.2 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। 22, 100 न्यूटन कूलम 100 न्यूटन कूलम्बियन फोर्स एक्टिंग बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस एट अ सर्टेन डिस्टेंस। ओके भाई चलो मान लेते हैं कि एक चार्ज है आपका Q1, दूसरा चार्ज है आपका Q2, दोनों के बीच का डिस्टेंस ले लेते हैं R। तो यहाँ पे फोर्स लग रहा है F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और उसका मैग्नीट्यूड आपको दिया है 100 न्यूटन। इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ वन चार्ज इज इंक्रीज्ड बाय 10% एंड मैग्नीट्यूड ऑफ अनदर चार्ज इज डिक्रीज्ड बाय 10%, मतलब ये जो था वो 100% था, 100%,
ये जो वैल्यू था वो 100%। अभी क्या करने वाला है भाई, यहाँ पे 10% इंक्रीज करता है, मतलब क्या हो गया 110%, मतलब 1.1 Q1 हो गया, और यहाँ पे 90% हो जाएगा क्योंकि हमने 10% डिक्रीज किया, तो ये हो जाएगा 0.9 Q1 Q2, और ये सेपरेशन तो सेम ही है, तो आपका नया फोर्स हो जाएगा एफ डैश इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो ये मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 0.99 के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, लेकिन ये वैल्यू तो आपके पास है 100, तो यहाँ पे 0.99 इंटू 100 कर लोगे तो ये मिल जाएगा 99 न्यूटन। कहाँ पर ऐसा आंसर, ये आंसर आपका बैठ जाएगा डी में। सही है। चलो 23, द फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन टू चार्जेस 2 coulomb and 6 coulomb is 12 Newton. Okay. When charge Q added to both, the force of attraction between them will be 4 Newton. So Q is equal to आपको फाइंड करना है। भाई इनिशियली क्या था, इनिशियली आपका चार्ज एक 2 कूलम था, एक 6 कूलम था, और इनिशियली आपका फोर्स F1 था कितना 12 न्यूटन। फिर आपने क्या किया, इसमें भी Q चार्ज ऐड कर दिया, मतलब नया चार्ज हो गया Q+2, इसमें भी आपने चार्ज ऐड कर दिया Q ही, तो Q+6, तो आपका नया फोर्स हो जाएगा -4 न्यूटन। क्यों -4 लिखा, क्योंकि इनिशियली दोनों के बीच में रिपल्शन हो रहा था और अभी आपको अट्रैक्शन बोला है, तो एक डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, तो मैंने नेगेटिव ले लिया यहाँ पे। और हमको पता होना चाहिए कि फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, सेपरेशन डिस्टेंस इज अनचेंज्ड, रही है। ओके, तो यहाँ पे लिख लेंगे एफ डैश अपॉन एफ इज इक्वल टू Q1 डैश Q2 डैश अपॉन Q1 Q2। चलो यहाँ पे Q1 की जगह पे क्या लिख, Q1 डैश की जगह पे Q+2, ये Q+6, नीचे हो जाएगा आपका 2 × 6, और F डैश क्या है आपका -4, F क्या था इनिशियल 12 था, या आप 2 लिख सकते हो, इसको 1 लिख सकते हो। तो देखो 12 कैंसल, इसको सिंप्लीफाई करें अभी तो Q² + 8Q + 12, देखो ये प्रोडक्ट होगा और ये -4, तो Q² + 8Q + 16 इज इक्वल टू 0, Q + 4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, होल स्क्वायर है ना, Q + 4 इज इक्वल टू 0, तो आपका Q हो गया -4 कूलम। तो देखो आपका आंसर बैठ गया बी। सही है सी, बिल्कुल सही है, बराबर है। चलो 24, position vectors of 3 electric charges Q1 Q2 Q3 are 1 coulomb. Their position vectors are 0 0 0 1 0 0 0 1 0 respectively. So the force acting on charge Q1, भाई चलो यहां पे देखते हैं। तो यहां पर आप ये जो है इसको मैं बोल देता हूं Q1, और ये 0 0 0 पे है। यहाँ पे और एक चार्ज है Q2 जो है 0 1 0 0 पे, मतलब ये डिस्टेंस हो गया 1 मीटर। तीसरा जो चार्ज है वो यहाँ पर है Q3, और ये डिस्टेंस भी 1 है क्योंकि y एक्सिस पे 0 1 0, मतलब ये 1 मीटर। सबका वैल्यू 1 कूलम है, ये भी 1 कूलम, ये भी 1 कूलम, ये भी 1 कूलम। चलो इस पे कौन कौन फोर्स लगाएगा भाई, इस पे एक ये लगाएगा, एक ये लगाएगा, और रिपल्शन फोर्स होगा तो ये फोर्स लगाएगा ऐसे, ये फोर्स लगाएगा ऐसे। चलो ये दोनों का मैग्नीट्यूड, भाई फोर्स का मैग्नीट्यूड F1 इज इक्वल टू के Q1 Q2, लेकिन ये 1 है, ये 1 है, डिस्टेंस भी 1 है, तो 1 × 1 × अपॉन 1 स्क्वायर, तो फोर्स हो गया K। सिमिलरली ये भी जो फोर्स लगाएगा वो भी K Q1 Q2, मतलब 1 × 1, और डिस्टेंस भी 1 है, तो ये भी K हो गया। तो देखो यहाँ पे फोर्स लगा के, यहाँ पे लगा के, दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो रिजल्टेंट आपका ऐसे लगेगा, और दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो पाइथागोरस यूज कर सकते हैं, f² + f², दोनों k² + k² हो जाएगा, तो ये आ जाएगा √2k। लेकिन k की जगह पे तो हम क्या लिख सकते हैं 1/4πε0। कहाँ पर ऐसा आंसर, ओके, तो बी में बैठ जाएगा ना बच्चों, क्योंकि 2 × 2 तो नीचे 2√2 हो जाएगा। सही है। 24, two copper sphere A and B having same radius, if 100 electrons are placed on A and 400 protons are placed on B, and then they brought
in contact with each other sometime and again separated to each other. Now what should be the charge on each sphere? भाई दो स्फीयर थे, एक पे चार्ज था -100 E, क्योंकि इस पे 100 इलेक्ट्रॉन्स थे तो उनका चार्ज होगा नेगेटिव। इस पे कितना चार्ज होगा भाई, इस पे एक्सेस 400 प्रोटॉन थे तो यहां पे इनिशियल चार्ज होगा इतना। जब दोनों को कांटेक्ट में करवाएंगे तो टोटल चार्ज हो जाएगा ये दोनों का सम 300E, एंड when they are separated then this charge is divided इक्वली। तो यहां पे हो जाएगा 150E, यहां पे चार्ज Q1 डैश करूं तो यहां पर भी हो जाएगा 150E, Q2 डैश पे गिनो तो यहां पे Q1 डैश गिनो या Q2 डैश गिनो, दोनों पे चार्ज होगा 150E। 150E की वैल्यू ले सकते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁹, तो ये हो जाएगा 240 शायद, है ना, सही है, 240 हो जाएगा ना, 16 होगा और 8 करो, ओके इतना हो जाएगा शायद, सही है, 10⁻⁹, 2.4 इंटू 10⁻17 वाला आंसर बैठ जाएगा। 26, ये थोड़ा हार्ड है। द लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑफ सेमी सर्कल वायर इज लैम्बडा इज इक्वल टू बी थीटा, वेयर बी इज constant, theta is angle making by small element of arc of the center on axis as shown in figure. What will be the total charge on semi circular wire? A is the radius of the arc. चलो भाई आगे वाला जो न्यूमेरिकल गिना था ऐसे ही मैं यहाँ पे एक स्मॉल एलिमेंट कंसीडर करता हूँ, ये एलिमेंट, इसका एंगल सपोज बन रहा है डी थीटा, ये जो स्मॉल लेंथ है उसको बोलूंगा dl और इस पे चार्ज है वो होगा dq, यहाँ का चार्ज। तो हम लिख सकते हैं भाई चार्ज कितना, dq इज इक्वल टू, भाई लीनियर डेंसिटी का मतलब क्या है, चार्ज पर यूनिट लेंथ में लैम्बडा जितना चार्ज तो dl लेंथ में कितना, लैम्बडा इंटू dl, लैम्बडा की वैल्यू है b इंटू थीटा और dl लिखेंगे ये, लेकिन हमको तो थीटा में लाना है तो हमको क्या पता है, dl इज एन आर्क एंड आर्क इज इक्वल टू एंगल इंटू रेडियस, रेडियस है a और एंगल है थीटा, तो यहाँ पे हो गया b a इंटू डी थीटा, तो ये आपका स्मॉल चार्ज आया। लेकिन हमको क्या करना है भाई, ऐसे बहुत सारे स्मॉल एलिमेंट कंसीडर करने हैं, ऐसे बहुत सारे स्मॉल एलिमेंट हमको कंसीडर करने हैं यहां पर, है ना। तो आपका फर्स्ट एलिमेंट यहां पे आएगा, लास्ट एलिमेंट यहां पे आएगा, तो हमको एंगल कितना चेंज होगा, 0 डिग्री से पाई तक, तो हमको टोटल चार्ज चाहिए तो 0 टू पाई का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, बीटा ए थीटा इंटू डी थीटा, तो बीटा ए और थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा थीटा स्क्वायर बाई 2, 0 टू पाई, तो बीटा ए एक बार पाई रखेंगे तो ये हो गया पाई स्क्वायर बाई 2 और 0 तो 0 हो जाएगा, तो कहां पर है ऐसा आंसर, बीटा ए पाई स्क्वायर बाई 2, बीटा ए पाई स्क्वायर बाई 2, तो आपका आंसर सी आ गया। ये भी सेम है यार। द चार्ज डेंसिटी ऑफ द स्फेरिकल शेल, शेल नहीं होना चाहिए, स्फीयर होना चाहिए, ये स्फीयर होना चाहिए, ऑफ रेडियस आर इज रिप्रेजेंटेड बाय, देखो यहाँ पे रो लिखा है ना, ओके, सो द टोटल चार्ज ऑन द स्फीयर, भाई मान लो कि आपके पास एक स्फीयर है और यहाँ पे ये उसका सेंटर और ये उसकी टोटल रेडियस में मान लेता हूँ कैपिटल आर, इस पे डेंसिटी क्या है, रो इज इक्वल टू बी इंटू आर स्क्वायर, उसका मतलब क्या है, यहाँ पे डेंसिटी कांस्टेंट नहीं है, जो आप सेंटर पे हो गए तो डेंसिटी 0 होगी, यहाँ पे 0, लेकिन जैसे जैसे आप टुवर्ड्स द सरफेस मूव करते जाएंगे रेडियस इंक्रीज होती जाएगी तो डेंसिटी भी इंक्रीज होती जाएगी। तो ये केस में क्या करना पड़ेगा भाई, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये स्फीयर का कोई स्मॉल एलिमेंट कंसीडर करो, ये स्मॉल एलिमेंट, और इसका वॉल्यूम होगा सपोज dV और इसकी रेडियस होगी r, तो इसमें चार्ज होगा क्या भाई, इसमें चार्ज होगा dq, इसका मतलब क्या, पर यूनिट वॉल्यूम में रो जितना तो dV वॉल्यूम में रो इंटू dV, अभी dV क्या है तो हमको पता होना चाहिए, वॉल्यूम क्या है 4/3 पाई r क्यूब, इसका डेरिवेशन कर देंगे तो dV मिल जाएगा, तो 4/3 पाई और इसका डेरिवेशन हो जाएगा 3r स्क्वायर इंटू dr, 3 निकल गए, तो याद रखना ये 4 पाई r स्क्वायर इंटू dr,
तो यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं भाई, बीटा रो कौन है आपका, बीटा आर स्क्वायर, और ये हो जाएगा 4πr² इंटू डी आर। तो 4π बीटा इंटू r⁴ इंटू डी आर, ये चार्ज हो गया इसका ना, स्मॉल चार्ज इसके पार्ट का। लेकिन आपको टोटल गिनना है तो आपका फर्स्ट यहाँ पे बनेगा, लास्ट में पूरा जाएगा, तो यहाँ पे टोटल आपको 0 to r का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो इसका इंटीग्रेशन यहाँ पे रखेंगे तो ये कांस्टेंट चीज़ें मैं बाहर ले लेता हूँ, 4π बीटा, और इंटीग्रेशन हमको करना पड़ेगा r की 4 पावर इंटू डी आर, 4π बीटा, और यहाँ पे r की 5 पावर अपॉन 5 फ्रॉम 0 to r, 5 बाहर ले लेंगे तो 4/5 पाई बीटा, एक बार r रखेंगे तो r की 5 पावर, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो आंसर कौन सा बैठा, सी। सही है, सही है। नेक्स्ट, द कूलम फोर्स बिटवीन टू चार्जेस विच आर केप्ट 0.04 मीटर अपार्ट इज 5 न्यूटन। भाई जब उनके बीच का डिस्टेंस था 0.04 न्यूटन, तब उनके बीच का फोर्स था 5 न्यूटन। If these two charges moved by 0.1 मीटर from each other, अभी यहाँ पे थोड़ा लोचा है भाई, दोनों को 0.1 हटाया कि दोनों को मिलके 0.1 हटाया, वो क्लियर नहीं है। चलो मान लेते हैं कि दोनों को हटाया, तो नया फोर्सेस आ जाएगा क्या, बराबर है 0.06। अरे ये न्यूटन किसने लिखा, ये न्यूटन किसने लिखा, यहाँ पे मीटर आएगा। तो इनिशियल में मीटर इतना था और अभी 0.01 हमने इंक्रीज कर दिया, तो नया डिस्टेंस ये आ गया। तो आपको नया फोर्स फाइंड करना है। क्लियर, हमको पता है फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू 1/r², सो F2 अपॉन F1 इज इक्वल टू R1 अपॉन R2 का स्क्वायर। ओके, सो F2 अपॉन F1, भाई F1 क्या है 5 न्यूटन, R1 कौन है 0.04 था, और नया डिस्टेंस 0.06 है, उसका स्क्वायर हो जाएगा। तो F2 इज इक्वल टू 5 यहाँ पे आ जाएगा, ये 2 2 जा 2 3 जा, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 4/9, आंसर आ जाएगा 20/9। क्या आ गया 20/9। सही है, सही है। मान लो कि किसी एक को करवाते तो 5 हो जाता, 25 4 वाला था, नहीं बराबर है। चलो दोनों को मिलके ही हमने, हर एक को सेपरेटली हमने 0.1 0.01 0.01 हमने उसको दूर किया है। 29, 2 पॉइंट चार्जेस Q, भाई एक पॉइंट चार्ज है Q एंड -3Q, ये है -3Q, दो चार्जेस है ना, यहाँ पे दो चार्जेस है, बराबर है, एक ये रहा और एक ये रहा। एट सर्टेन डिस्टेंस इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट Q इज E, भाई यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड है E, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है E। हमको पता है कि ये दोनों म्यूचुअली फोर्स लगाते होंगे, ये इस पे फोर्स लगाएगा, ये इस पे F फोर्स लगाएगा। जो इस पे F फोर्स लग रहा है, चार्ज Q है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा F अपॉन Q। सिंपल चीज है, दो चार्ज दिए है, एक Q एक -3Q, दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस है और दोनों म्यूचुअली इलेक्ट्रिक फोर्स लगाएंगे। तो मैं मान लेता हूं सपोज कि इस पे फोर्स लग रहा है Q, यहाँ पे इंटेंसिटी दी है E, तो एज पर डेफिनेशन इंटेंसिटी इज इक्वल टू फोर्स अपॉन चार्ज, सो F अपॉन Q। नाउ हियर आपको क्या पूछा है, देन व्हाट विल बी द फील्ड एट 3Q, भाई यहाँ पे गलती है थोड़ी, 3Q आएगा ये, यहाँ पे फील्ड क्या है, भाई यहाँ पे फील्ड मुझको गिनना है, तो क्या करना पड़ेगा, टोटल फोर्स अपॉन यहाँ का चार्ज -3Q। तो बच्चे क्या गलती करते हैं, भाई जितना फोर्स ये इस पे लगाएगा उतना फोर्स ये इस पे लगाएगा, तो फोर्स F और चार्ज -3Q, लेकिन F अपॉन Q तो आपका क्या आ गया E, तो आंसर आ गया E/-3। बच्चे लिख के आएंगे अपना ये आंसर है, लेकिन यहाँ पे तुम थोड़े गलत पढ़ोगे। क्या पता है क्यों, क्योंकि इस पे जो फोर्स लग रहा है F, इस पे फोर्स ऑपोजिट लगेगा, और ऑपोजिट लगेगा तो मुझको उसको नेगेटिव लेना पड़ेगा, तो ये नेगेटिव तो फिर ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा C। देखा प्लस माइनस में गलती हो सकती है, यहाँ पे ध्यान रखो। 30, there are 3 infinity charge plane sheet are placed as shown in figure। ओके, देख लिया हमने फिगर। The intensity of electric field at point P is, भाई P पे इंटेंसिटी कितनी है, we know that when
प्लस सिग्मा इज द चार्ज डेंसिटी प्लस और माइनस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 फॉर अ प्लेन शीट। जो पॉजिटिव है तो यहां से बाहर की तरफ और जो नेगेटिव है तो अंदर की तरफ आएगा। मान लो कि इस पे नेगेटिव चार्ज है तो उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ आएगा। तो हमको यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड गिनना है भाई। पी पॉइंट जो है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, चलो देख लेते हैं यहां पे। अरे ये निकल क्यों नहीं रहा भाई, चलो तो यहां पे मुझको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो भाई इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको 1 नंबर दे देता हूं, इसको 2 नंबर, इसको 3 नंबर। तो पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड किसका किसका होगा, 1 का होगा, 2 का होगा, 3 का होगा। चलो 1 की बात करें भाई, इस पे डेंसिटी है प्लस सिग्मा और यहां से इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इवन नीचे होगा। क्यों भाई, क्योंकि ये पॉजिटिव है और पॉजिटिव के कारण जो भी पॉइंट है वहां से अवे। फिर इसके कारण ये नेगेटिव है तो जो भी पॉइंट है वहां से इनवर्ड मतलब नीचे ही आएगा, और ये भी नेगेटिव है तो उसके कारण भी नेगेटिव आएगा। तो तीनों का इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही है, मतलब नेगेटिव जेड डायरेक्शन में है। तो इसके लिए लिखे तो क्या फॉर्मूला, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, डायरेक्शन हो गई क्या, नेगेटिव के कैरेट माइनस के कैरेट। चलो सेकंड के लिए क्या, -2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 और डायरेक्शन हो गई के। इसके लिए लिखे तो क्या, माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 और डायरेक्शन हो गई के। तो यहाँ पे -4 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 और डायरेक्शन हो गई के। तो 2 निकाल दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा -2 सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 के। सही है। नेक्स्ट, द पॉइंट डिस्क्राइब्ड in case of electric dipole has distance double on the equator line and the magnitude of electric charge made 8 times, then what is the intensity of electric field at this new distance? चलो हमको पता है कि भाई कोई नेगेटिव चार्ज है, कोई पॉजिटिव चार्ज ले लो और इसकी इक्वेटोरियल लाइनें रही, तो इक्वेटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हम क्या लिखते हैं, E इज इक्वल टू KP अपॉन वाई क्यूब। नेगेटिव साइन में निग्लेक्ट कर देता हूं, चलेगा, नेगेटिव साइन मैंने निग्लेक्ट कर दी। ये दोनों के बीच का डिस्टेंस है 2a, तो इसकी जगह पे हम थोड़ा मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। के डाइपोल मोमेंट क्या होगा, q इंटू 2a, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस अपॉन वाई क्यूब। अभी हमने क्या किया, अभी हमने जो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज मेड 8 टाइम, इलेक्ट्रिक चार्ज का मैग्नीट्यूड 8 टाइम कर दिया और जो डिस्टेंस है वो हमने डबल कर दिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू Q अपॉन वाई क्यूब। तो जो नया फील्ड कंसीडर करेंगे तो Q की जगह पे हम 8Q लिखेंगे और डिस्टेंस आप डबल कर दोगे तो वैसे भी 8 निकल जाएंगे, तो ये Q बाय वाई क्यूब ही आएगा। मतलब इंटेंसिटी पहले जितनी थी उतने की उतनी ही रहेगी, चेंज नहीं होने वाली है। सही है। चलो नेक्स्ट 32, An electron falls in a space having electric field intensity of this much। भाई इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वाले फील्ड में इलेक्ट्रॉन फॉल कर रहा है। which opposes the speed this much, उसकी इनिशियल स्पीड ये रही। how much distance covered by the electron before coming in equilibrium। चलो भाई सिंपल करते हैं, हमको एक चीज क्लियर होनी चाहिए, Q चार्ज जिसका मास m है और इलेक्ट्रिक फील्ड E है, तो उस पर एक्सलेरेशन क्या होगा, QE बाय m। और जब वो कांस्टेंट एक्सिटिंग मोशन करेगा तो डिस्टेंस इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस v0 स्क्वायर अपॉन 2a को सामने भेज दे तो 2 एक ही जगह पे लिख सकते हैं, QE अपॉन m इंटू d इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस v0 स्क्वायर। चलो बिफोर कमिंग इन इक्विलिब्रियम मतलब वो रेस्ट पे आएगा, उससे पहले कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी हम 0 ले सकते हैं। इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास है तो हमको डिस्टेंस चाहिए, तो डिस्टेंस क्या लिख सकते हैं, तो माइनस ये m यहां पे जाएगा तो m v0 स्क्वायर अपॉन 2 ED, नेगेटिव साइन को निकले 2 QE आएगा, यहाँ पे 2 QE हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2 QE, नेगेटिव साइन को निग्लेक्ट कर देता है। चलो
भाई मास क्या है इलेक्ट्रॉन का 9.1 इंटू 10⁻⁻31। उसकी स्पीड क्या रही थी 3.2 इंटू 10⁻⁶ का स्क्वायर। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है 9.1 इंटू 10⁻²। 9.1 गए, ये हो जाएगा 3.2, तो एक 3.2 गया तो एक रह गया, तो आपका आंसर आएगा 3.2 मल्टीप्लाई बाय, एक बार आंसर चेक कर लो, 3 और 2 डिजिट हो ऐसा एक ही आंसर है, तो आपका आंसर सी आ जाएगा। नहीं तो फिर देखो यहाँ पे -31 12, तो -19 निकल गई, ये ऊपर आएगा तो 10⁻², तो यहाँ पे 10⁻² हो जाएगा, तो 0.032 आंसर वैसे भी आ जाएगा। क्लियर है, क्लियर है। 33 एन ऑयल ड्रॉप ऑफ 50 मिलीग्राम, भाई ऑयल ड्रॉप है उसका मास दिया है 50 मिलीग्राम, इसको लिख सकते हैं 50 इंटू 10⁻⁶ kg। चार्ज 5 माइक्रोकूलम, चार्ज कितना है 5 माइक्रोकूलम, 5 इंटू 10⁻⁶ कूलम इज जस्ट बैलेंस्ड इन एयर अगेंस्ट द ग्रेविटी फोर्स। जी आपको दिया है द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रिक्वायर्ड टू बैलेंस। भाई कोई भी चार्ज को हमको एयर में बैलेंस करना है तो जितना उसका वेट होगा mg, उसके बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स लगाना पड़ेगा। तो इन इक्विलिब्रियम कंडीशन QE इज इक्वल टू mg हो जाएगा। तो आपको E फाइंड करना है, तो क्या फॉर्मूला आ जाएगा mg/q। मास आपके पास है 50, वैसे तो गिनने की जरूरत है 9.8 दिया है, ओके, इंटू 10⁻⁶, G 9.8 है, Q चार्ज आपको दिया है 5 इंटू 10⁻⁶, ये दो कैंसिल होगा, ये 10 होगा तो ये 98 हो जाएगा। भाई फोर्स आ गया, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया 98 न्यूटन पर कूलम, लेकिन कौन सी डायरेक्शन में? देखो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है ऊपर की डायरेक्शन में, और है कौन नेगेटिव चार्ज। भाई हम जानते हैं नेगेटिव चार्ज पे फोर्स ऑलवेज कब लगेगा, कैसी डायरेक्शन में लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन में। नेगेटिव चार्ज पे फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है, तो यहां पे फोर्स ऊपर लग रहा है, उसका मतलब सिंपल है कि इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की डायरेक्शन में होगा, क्योंकि आपका नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा 98 न्यूटन पर कूलम डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में। 34 Q amount of electric charge is uniformly distributed on a ring of radius r. A sphere of radius r is drawn in such a way that the center of the sphere lies on the surface of the ring. The electric flux associated with the surface of the sphere will be. भाई देखो क्या बोला है, एक रिंग है, ये रिंग है, रिंग मान लो इसको, ये रिंग पे चार्ज है Q, सही है, और उसकी रेडियस मान लेते हैं, इसकी रेडियस मान लेते हैं r। अभी क्या है, अ स्फीयर ऑफ रेडियस r इन सच ड्रॉन सच ए वे दैट, भाई हमने एक स्फीयर ड्रॉ किया और वो स्फीयर ऐसे ड्रॉ किया कि उसका जो सेंटर है वो उसकी सरफेस है, रिंग की सेंटर पे, रिंग के सेंटर पे उसकी सरफेस आती है, या उल्टा स्फीयर के सेंटर पे रिंग की सरफेस आती है, ऐसे। तो ये आपका स्फीयर है और ये आपकी रिंग है, तो हमको इसके साथ कितना फ्लक्स है वो गिनना है। तो भाई फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है, एंक्लोज्ड चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, मतलब ये स्फीयर के अंदर कितना चार्ज है, तो हमको पता होना चाहिए कि स्फीयर के अंदर ये चार्ज है, ये वाला, पूरी रिंग का चार्ज नहीं है, ये बाहर का चार्ज है और ये इसके अंदर एंक्लोज हो रहा है, तो ये कितना वो हमको फाइंड करना पड़ेगा। तो चलो देख लेते हैं। ये जो स्फीयर है उसकी रेडियस भी r है, ये आपका r डिस्टेंस हो गया सेंटर टू ये पेरीमीटर, उसके सर्कमफ्रेंस पे चले गए, यहां पर भी r होगा, ये भी r होगा, ये भी r होगा। तो देख लो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बना, तो ये 60 डिग्री, तो ये भी 60 डिग्री, ये 60, तो ये टोटल एंगल हो गया 120 डिग्री। तो ये एंगल कितना बना, ये एंगल जो आपका बना वो 120 डिग्री बना। तो 120 इज अ 1/3 पार्ट ऑफ 130 डिग्री जो होगा वो पूरे सर्कमफ्रेंस का 1/3 पार्ट होगा। तो ये टोटल चार्ज है Q, तो ये वाला जो चार्ज है Q एंक्लोज्ड हो रहा है वो टोटल होगा Q/3,
ये यहाँ से यहाँ तक 120 डिग्री बन रहा है एंगल, टोटल सर्कमफरेंस 360 डिग्री बनाएगा, तो उसका थर्ड पार्ट है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा Q बाय 3/0। कहाँ पर है ऐसा आंसर, ये है सी। 35. A particle of mass m and charge q is attached to one end of the thread. The other end of the thread is attached to very large vertical positively charged plate having surface density sigma. The angle of the thread makes with the plate vertical in equilibrium. पर चलो समझते हैं यहाँ पे, देखो यहाँ पे एक प्लेट है जिस पे हम मान लेते हैं कि पॉजिटिव डेंसिटी है सिग्मा, तो यहाँ पे क्या होगा, चलो मान लेते हूं कि मैं कोई चार्जलेस पार्टिकल को एक थ्रेड यहां पे मैंने टाई कर दी, थ्रेड, और वो थ्रेड से अरे 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 एक मिनट, हाँ अभी देखते हैं, वो थ्रेड है उसको मैं ऐसे रखूंगा, उस पर चार्ज नहीं है तो ये पूरा स्फीयर यहाँ पे पड़ा रहेगा। लेकिन जो मैं इस पर क्यू चार्ज दूंगा तो क्या होगा, ये जो प्लेट है वो अपने अराउंड क्या प्रोड्यूस कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही है। कितना इलेक्ट्रिक फील्ड, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और उसके कारण जब मैं इसको Q चार्ज दूंगा तो इस पे फोर्स लगेगा QE, और उसके कारण ये स्फीयर दूर जाएगा तो यहां से थ्रेड से बंधा हुआ है तो ये ऐसे मूव होगा और यहां पे जाके शायद रुक जाएगा। तो आपको डिसाइड करना है कि ये एंगल कितना बना रहा है। चलो यहां पे फोर्स कौन से लग रहा है भाई, स्फीयर पे एक फोर्स लगा QE, दूसरा फोर्स उसका खुद का वेट, एक लगेगा थ्रेड का टेंशन। अब ये एंगल थीटा तो ये एंगल भी थीटा होगा, तो टी के दो कंपोनेंट टेंशन के, ये टी कॉस थीटा होगा तो यहाँ पे टी साइन थीटा होगा, ये इसको बैलेंस करेगा तो टी साइन थीटा बैलेंसेस QE, और टी कॉस थीटा बैलेंस करेगा mg को, टी कॉस थीटा बैलेंस करेगा mg को। दोनों का रेशियो ले लेंगे तो tan थीटा इज इक्वल टू QE अपॉन mg। ई की जगह पे लिख सकते हैं सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 mg। तो आपको थीटा को सब्जेक्ट बनाना है तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स q सिग्मा अपॉन 2 mg एप्सिलॉन नॉट। ये आपका आंसर बैठ जाएगा। सही है। 36 A charge q is placed at each of the opposite corner of the square and charge small q is placed at each of the other two corners. The net electric force on capital Q is 0. Then the ratio q by q is, भाई यहाँ पे क्या बोला है सोच लो, एक स्क्वायर है, यहाँ पे q चार्ज रखा है, यहाँ पे q चार्ज रखा है, यहाँ पे माइनस q चार्ज रखा है, माइनस q है कि q है, नहीं भी q ही है और यहाँ पे Q है। चलो तो ये क्या करेगा भाई, ये इसको रिपेल करेगा ये डायरेक्शन में, लेंथ L ले लेता हूँ, ये डिस्टेंस आपका L √2L हो जाएगा, ये डिस्टेंस भी आपका L हो जाएगा। तो ये दोनों के बीच में सपोज रिपल्शन हो रहा है तो ये डायरेक्शन में होगा, ये दोनों के बीच में रिपल्शन हो रहा है तो ऐसे हो रहा है। सही है। तो कितना फोर्स, चलो ये दोनों के बीच का फोर्स Q अपॉन L स्क्वायर, ये दोनों के बीच का फोर्स Q अपॉन L स्क्वायर। अभी इसकी बात ही नहीं की मैंने सिर्फ ये दो फोर्स की बात की, तो ये दोनों का रिजल्टेंट यहाँ पे हो जाएगा √2, पाइथागोरस यूज कर सकते हो, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर का स्क्वायर रूट, तो Q अपॉन L स्क्वायर। ये फोर्स हो गया ये दोनों का मिला के, लेकिन अभी भी ये बाकी रहा, तो इसका और फोर्स क्या लगेगा ऑब्वियसली, चलो मैं मान लेता हूं इसको ये, तो यहाँ पे फोर्स लिख देते हैं तो ये हो जाएगा Q1 Q2 Q स्क्वायर अपॉन इसका स्क्वायर मतलब 2L स्क्वायर। तो ये जो फोर्स टोटल लग रहा है F इज इक्वल टू 0 है, आपको बोला है, तो इन दोनों का सम कर देते हैं। चलो तो KQ स्क्वायर अपॉन 2L स्क्वायर प्लस √2 KQ अपॉन L स्क्वायर, सम इज 0। KQ स्क्वायर एक निकल जाएगा, एक KQ निकल जाएगा, यहाँ पे Q रहेगा, L स्क्वायर निकल गया, तो यहाँ पे Q बाई 2 इज इक्वल टू माइनस √2Q। तो Q बाई Q आपको पूछा है तो आंसर आ जाएगा 2√2 है। हाँ, तो ऐसा आंसर आपको सी में देखने को मिल रहा है। सही है।
चलो 37। अरे यार ये क्वेश्चन छोड़ दो, इसको स्किप करो यार, ये JEE लेवल का है, कहाँ पे है, गुड सेट में नहीं आने वाला, स्किप करो इसको भी, मैंने गलती से रख दिया है। चलो ये भी वही लेवल का है। Two identical charged spheres are suspended by strings of equal length. The string makes an angle of 30 degree with each other. Suspended in liquid of density 0.8 gram per centimeter cube, the angle remains the same. If the density of material of the sphere is 1.6 gram per centimeter cube, the dielectric constant of the liquid. भाई यहाँ पे सभी बातें पहले करेंगे हवा में, एयर में। एक स्ट्रिंग से, एक रिजिड सपोर्ट से मैंने दो स्फीयर यहां पे लटकाए, सपोज ये रहे दोनों, इस पे चार्ज क्यू, इस पे चार्ज क्यू मान लेते हैं, नहीं चाहिए फिर भी, दोनों पे सेम चार्ज है, तो ये दोनों के बीच में कोई एंगल बन रहा है, चलो मैं इसका हाफ बोल देता हूं थीटा। चलो ये दोनों के बीच में कौन सा फोर्स लग रहा है, एक तो लग रहा है इलेक्ट्रिक फोर्स, दूसरा उसका खुद का वेट लग रहा है, और तीसरा लगेगा टेंशन। अभी हमने पढ़ा आगे कि ये एंगल थीटा तो ये थीटा, ये टी तो ये हो गया टी कॉस थीटा, ये हो गया टी साइन थीटा। बैलेंस कंडीशन में ये इसको बैलेंस करेगा, ये इसको बैलेंस करेगा, तो इसके अपॉन ये कर दूं तो ये हो गया क्या, टेन थीटा। इसके अपॉन ये, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसका इक्विवेलेंट कौन है ये, इसके अपॉन ये करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा FE/mg। आपको इक्वेशन नंबर 1 मिला। अभी ये कहां पे बात हो रही थी, एयर में। अभी हमने क्या किया कि एक लिक्विड ले लिया और वो लिक्विड में हमने फिर से वही अरेंजमेंट रखी, तो क्या देखने को मिला, जो एंगल पहले बन रहा था वही एंगल बन रहा है, एंगल चेंज नहीं हो रहा है ना, लिक्विड में। लेकिन यहां पे एक प्रॉब्लम होगा भाई, लिक्विड का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K होगा, तो यहां पे जो इलेक्ट्रिक फोर्स था वो हो जाएगा Fe/K, फोर्स आपका K पार्ट का हो जाएगा। दूसरी चीज, यहां पे वेट भी लग रहा है और लिक्विड उसका क्या लगाएगा, बॉयंसी फोर्स लगाएगा m0g, और टेंशन आपका T' चेंज हो जाएगा, वो तो मैटर नहीं करता। तो इसके दो कंपोनेंट, एक T' cos थीटा और ये डायरेक्शन में T' sin थीटा। इसका और इसका रेशियो लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, T' sin थीटा इज इक्वल टू Fe/K, और ये दोनों को बैलेंस करेंगे तो T' cos थीटा हो जाएगा mg माइनस m0g। ये कैसे आया भाई, इसका और इसका सम इसके बराबर होगा, इसका और इसका सम इसके बराबर, तो इसको अपोजिट भेज देंगे तो माइनस हो जाएगा, और फिर से रेशियो ले ले तो ये हो गया tan थीटा इज इक्वल टू Fe, के नीचे आ जाएगा, और यहां से m माइनस m0 और g कॉमन। लेकिन हमको पता है ये एंगल और ये एंगल सेम है, तो ये दोनों भी सेम है, तो चलो Fe सेम है, mg mgg निकल गए, तो जब कंपेयर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, m इज इक्वल टू K इंटू, देखो तो ये दोनों को कंपेयर करोगे तो m की जगह पे m माइनस m0 और वहां पे K ज्यादा है, तो आपको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मिलेगा m अपॉन m माइनस m0। लेकिन हमको पता है मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, तो यहाँ पे स्फीयर की डेंसिटी स्फीयर का वॉल्यूम, स्फीयर की डेंसिटी स्फीयर का वॉल्यूम। लेकिन ये किसका वेट है, किसका मास है भाई, इट इज द मास डिस्प्लेस्ड बाय द स्फीयर इन द लिक्विड। मास किसका, लिक्विड का, मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय स्फीयर, तो उसकी डेंसिटी लेनी पड़ेगी, और वॉल्यूम वो हो गया, तो रो अपॉन रो माइनस रो 0। चलो रो किसकी डेंसिटी है, स्फीयर की 1.6, ये 1.6 और ये 0.8, तो यहाँ पे 1.6 डिवाइडेड बाय 0.8, तो आपका आंसर आ जाएगा 2, तो आपको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मिलेगा 2। सही है। 39, टू स्मॉल स्फीयर ईच हैविंग इलेक्ट्रिक चार्ज प्लस Q एंड joined with the insulating string so that what will be the tension। भाई एक चार्ज है Q और दूसरा चार्ज भी है Q। भाई लेंथ वेंथ कुछ दिया नहीं है, क्या करे बोलो, तो समझो यहां पर स्ट्रिंग की लेंथ जो A होगी, स्ट्रिंग की लेंथ जो A होगी, तो जितना इस पे रिपल्शन फोर्स लग रहा है KQ² / A², उतना उसमें टेंशन आएगा, तो T हो जाएगा KQ² / A²।
के की जगह पे 1/4πε0 और ये हो जाएगा q²/a²। ऐसा फार्मूला यहाँ पर है। और कई बार मैंने देखा है कि यहाँ पे जो मानो कि दो स्ट्रिंग और ग्रेविटी फ्री है तो ये ऐसे हो जाएंगे, ये चार्ज q और ये डिस्टेंस a2a हो जाएगा। तो उस केस में आपका आंसर क्या आ जाएगा? तो भाई यहाँ पे टेंशन इज इक्वल टू ये रिपल्शन फोर्स, तो T इज इक्वल टू kq²/2a²। तो उसमें 16 वाला आंसर आएगा। ये थोड़ा मिसप्रिंट है, ऐसा लग रहा है पुरानी जो PYQ उसमें उसी का क्वेश्चन है। ओके, तो याद रखो दोनों के बीच की स्ट्रिंग ए ही लेंथ की है तो ये आंसर आएगा, और दोनों के सेपरेट ए स्ट्रिंग वाली थी और फिर ग्रेविटी फी कर दिया तो ये दोनों एक दूसरे से 2a डिस्टेंस पे आ जाएंगे। सही है। चलो 40 द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ वेरी लार्ज सरफेस इज दिस। भाई ये सरफेस चार्ज डेंसिटी दी है। व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम एन इलेक्ट्रॉन ऑफ 150 eV। भाई इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी दी है 150 eV। इसको जूल में कन्वर्ट करें तो 150 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁹ तो ये हो गया 240 इंटू 10⁻⁹ जूल। Energy be projected towards the plane so that its velocity becomes 0 on reaching the plane। चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन दिया है, EV दिया है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू ये दी है। भाई समझो एक प्लेन है, मान लो कि उस पर नेगेटिव चार्ज है शायद। ओके, इस पे नेगेटिव चार्ज है। देखो ये डेंसिटी दी है सिग्मा। एक इलेक्ट्रॉन है, उसको जो हम ये डायरेक्शन में फेंकेंगे इलेक्ट्रॉन को तो इलेक्ट्रॉन इसको रिपेल करे, ये प्लेट इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगी। तो इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे ये डायरेक्शन में आएगा उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती जाएगी। तो आपको क्या करना है, कितने डिस्टेंस से उसको फेंकना है कि यहां पर वेलोसिटी v0 थी लेकिन जस्ट यहां पे पहुंचेगा उसकी वेलोसिटी 0 हो जानी चाहिए। जस्ट प्लेट पे पहुंच के उसकी वेलोसिटी 0 होनी चाहिए और ये डिस्टेंस d। तो मैं एक काम करता हूं, भाई मुझको पता है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन, चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। नेगेटिव साइन सारी निगलेक्ट कर देंगे। भाई इनिशियली काइनेटिक एनर्जी होगी 1/2 mv² और फाइनल में कितनी हो जाएगी 0, मतलब काइनेटिक एनर्जी का चेंज आ गया 1/2 mv²। एंड वर्क डन इज इक्वल टू व्हाट? वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना? q चार्ज पे e जितना q को e जितने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो फोर्स QE इंटू d। तो यहां पे लिखेंगे 1/2 mv²। चार्ज कौन है? इलेक्ट्रॉन। नेगेटिव साइन निगलेक्ट कर देता हूं। और इलेक्ट्रिक फील्ड, भाई ये जो लार्ज सरफेस है प्लेन सरफेस और उसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा σ/2ε0 इंटू d। क्लियर हो गया? तो आपको डिस्टेंस फाइंड करना है तो d इज इक्वल टू 2 निकल गए, इसको सामने लाऊंगा तो mv²ε0 e इंटू सिग्मा। मास आपको दिया है, कितना इलेक्ट्रॉन का मास दिया है। अरे काइनेटिक एनर्जी दी थी यार, तो मैंने क्या कबाड़ा कर दिया। ये काइनेटिक एनर्जी दी है तो हम क्यों ऐसा किया मैंने, इसलिए पढ़ा करो ठीक से। काइनेटिक एनर्जी दिया है तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी है तो आपको डिस्टेंस फाइंड करना है तो क्या आ जाएगा, ये 2 निकलेगा नहीं, 2ε0 k/e सिग्मा। चलो 2 ε0 क्या है 9 इंटू 10⁻12 दिया है। काइनेटिक एनर्जी हमने लिखी 240 इंटू 10⁻19। इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻19 और सिग्मा आपको दिया है, नेगेटिव साइन निगलेक्ट करके लिख देता हूं ये। चलो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 पे ये 0.8 हो गया, 0.8 पे ये 300 हो गया, 300 पे ये 100 हो गया। 9 वाला आंसर आएगा, सभी 9 वाले हैं क्या यार। तो 9 इंटू -19 तो चलो ये तो निकाल दिया हमने, ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पे 10⁻4 हो जाएगा। देख लो 10⁻4 आंसर आपका सेट हो जाएगा, है ना, सही है। नेक्स्ट, बाय बेंडिंग 3 wires of length 80 cm each, a rectangular frame of 25 by 15 cm, a square and a circular frame is made. These 3 frames are kept in a uniform electric field, same electric field, such that their surface remains perpendicular to the field, such that
अरे 2 बार टाइप हो चुका है। सरफेस रिमेन्स परपेंडिकुलर टू द फील्ड if phi r, phi s, phi c are the electric flux associated with rectangular square frame respectively circular and अरे यार थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है भाई, इतना कैंसिल कर दो, रेक्टेंगुलर स्क्वायर एंड सर्कुलर फ्रेम रिस्पेक्टिवली। देन भाई हमको पता है फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है, ई ए कॉस थीटा। सभी परपेंडिकुलर रखिए उसके प्लेन के साथ, मगर एंगल आपका 0 डिग्री हो जाएगा, तो फ्लक्स आ गया फाई इज इक्वल टू ई ए। तो फ्लक्स किस पे डिपेंड करेगा, एरिया पे, फ्लक्स एरिया पे डिपेंड करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड सबका सेम है। तो एक काम करेंगे, हमारे पास जो वायर था वो 80 सेंटीमीटर लेंथ वाला था। इसमें से हमने एक बार रेक्टेंगल बनाया, एक बार स्क्वायर बनाया और एक बार सर्कल बनाया। तो ये बना 20/15 का। तो इसका एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल 25 मल्टीप्लाई बाय दिस, तो इसका एरिया हो जाएगा 375, 250 एंड 125। 80 सेंटीमीटर में से जब आप स्क्वायर बनाओगे तो उसकी साइज जो साइड है वो 20 की होगी, 20/20 का होगा। तो स्क्वायर हो उसका एरिया होगा एल स्क्वायर, 20 का स्क्वायर 400 हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये जो सर्कल बनेगा, भाई सर्कल की रेडियस क्या होगी, हमको पता है कि जो सर्कल है उसका सरकमफ्रेंस 2πr 80 सेंटीमीटर में से बना है, तो रेडियस हो जाएगी आपकी 40/π। तो यहाँ पे सर्कल का एरिया AC इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर 1600 अपॉन पाई स्क्वायर, तो ये हो गया 1600 अपॉन पाई। भाई ये ग्रेटर देन 400 होगा। देखो नीचे 4 होता, नीचे 4 होता तो ये 400 आता, लेकिन नीचे तो 3.14 है, 4 से कम है, तो मतलब यहाँ पे 400 से ज़्यादा होगा। तो सिंपल है, सर्कल का एरिया सबसे बड़ा है, फिर स्क्वायर का है, फिर किसका है, रेक्टेंगल का। तो ऑब्वियसली इसका फ्लक्स सबसे ज़्यादा होगा, फिर स्क्वायर का फॉलोइंग और फिर रेक्टेंगल। कहाँ पर ऐसा आंसर, तो आंसर आपको बी में ही मिल जाएगा। सही है, सही है। 42. Two particles of equal mass m charge q are placed at a distance 16 centimeter. They do not experience any force. The value of q by m. भाई दो पार्टिकल है ना, तो हमको पता है दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों को रिपेल करवाएगा, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों को अट्रैक्ट करवाएगा। फोर्स नहीं लग रहा है, उसका मतलब सिंपल हो गया कि जितना इलेक्ट्रिक फील्ड है उतना ग्रेविटेशनल फोर्स है। इलेक्ट्रिक फील्ड के Q1 Q2 मतलब Q स्क्वायर हो जाएगा अपॉन आर स्क्वायर। ग्रेविटेशनल फोर्स G M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर गया। हमको Q बाई M चाहिए, तो यहाँ पे Q स्क्वायर अपॉन M स्क्वायर सब्जेक्ट बना देंगे, तो ये हो जाएगा G बाई K की जगह पे 1/4 एप्सिलॉन नॉट, तो ये ऊपर चला जाएगा 4 एप्सिलॉन 0 इंटू G। और हमको Q बाई M चाहिए, तो इसका स्क्वायर रूट, तो आपको B आंसर मिल जाएगा। 43. 4 particles each having charge q are placed on 4 vertices of a rectangular pentagon. अभी वही वाला क्वेश्चन था जो मैंने 5th या 6th करवाया था कि n जो पॉलीगॉन है उसके n-1 वर्टेक्स पे हमने क्या रख दिया, QQ चार्ज, और एक को छोड़ दिया, तो रिजल्टेंट जो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो उसी का होगा, लेकिन ऑपोजिट होगा। तो देखो 4 पार्टिकल ईच हैविंग चार्ज q आर प्लेस्ड ऑन द 4 वर्टिसेस ऑफ अ रेक्टेंगुलर पेंटागन। द डिस्टेंस ऑफ ईच कॉर्नर फ्रॉम द सेंटर इज a। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ पेंटागन। भाई देखो यहाँ पे हमने क्या किया, जो पेंटागन है रेगुलर नहीं आया है, फिगर में तो रेगुलर थोड़ी आएगा भाई, थोड़ा ट्राई करता हूं मैं। ये रेगुलर पेंटागन है, तो मैंने यहाँ पे चार्ज क्यू रखा, 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 यहाँ पे नहीं रखा है, लेकिन अभी मैंने वो समझाया। ये चारों निकाल के, जो कोई रेगुलर क्लोज सरफेस है बराबर, तो यहाँ पर चारों निकाल के आप क्या करोगे, इसको निकाल दिया, इसको और फिर यहाँ रख दो, फिर क्या रख दो, फिर यहाँ पे रख दो, बस इतना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। लेकिन इसका ये डायरेक्शन में होगा, तो वो चारों का मिलके ये डायरेक्शन में होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा KQ बाय A स्क्वायर। सिंपल चीज है, देख लेना। 44. द एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हेन इट एंटर्स इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस मच। भाई हमको पता है इलेक्ट्रिक एक्सेलरेशन क्या है इलेक्ट्रॉन का, QE बाय M। Q मतलब
इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁹, इलेक्ट्रिक फील्ड 9.1 इंटू 10⁶, एंड द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वी नो दैट 9.1 इंटू 10⁻31। ये दोनों निकल गई, ये ऊपर आ जाएगा, तो यहां पे ला दे तो 12 और 16 तो 10⁸18 हो ही जाएगा। कहां पर है? 1.6 इंटू 10⁻18 प्लस 18। 55 इलेक्ट्रिक चार्जेस q q minus 2q आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। भाई इक्विलेटरल ट्रायंगल हमने ड्रॉ कर लिया, तो यहाँ पे q चार्ज है, यहाँ पे q चार्ज है और यहाँ पे माइनस q चार्ज है। साइड की लेंथ है l। सो व्हाट इज द मैग्नेट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम? हमको पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिक डायपोल बन कितनी रही है। तो देखो एक डायपोल बनने के लिए क्या चाहिए? एक प्लस क्यू, एक माइनस क्यू, दोनों के बीच में डिस्टेंस। तो यहां पे आप देख सकते हो कि इसका एक प्लस माइनस क्यू इसके प्लस क्यू के साथ ये एक डायपोल ऐसे बनाएगा P1 और वो होगी Q इंटू एल। सिमिलरली ये प्लस क्यू इसके दूसरे माइनस क्यू के साथ यहां पे डायपोल बनाएगा और वो भी होगी QL। तो एक डायपोल मोमेंट ऐसे आई, एक ऐसे आई और दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो रिजल्टेंट इक्विवेलेंट क्या होगा? रिजल्टेंट डायपोल क्या होगा? P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस 2P1 P2 cos 60 डिग्री। पता है हमको? चलो, तो ये हो गया आपका Q स्क्वायर L स्क्वायर, मतलब इसको भी P बोल दो, इसको भी P बोल दो, तो आपका P स्क्वायर प्लस 2P स्क्वायर और ये cos 60 1/2, 2 निकल गया तो ये √3P आएगा और P की जगह पे हम लिख सकते हैं क्या? QL। तो आपका आंसर आ गया √3QL। सही है, सही है। 46 रेडियस ऑफ स्फेरिकल शेल इज 1 मीटर एंड यूनिफॉर्म स्पेस चार्ज डेंसिटी ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड इज दिस। भाई ये आपको सिग्मा दिया है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, और ये उसकी रेडियस आर दी है। इफ द स्फेरिकल शेल ऑफ 2 मीटर इज इमेजिन concentric, what is the electric field intensity at point on the surface of this shell? भाई समझो, तो यहां पर एक स्फीयर है, उसकी रेडियस है 1 मीटर, उस पे चार्ज है Q, लेकिन उसको कॉन्सेंट्रिक एक शेल है जिसकी रेडियस है स्मॉल r इज इक्वल टू 2 मीटर, और हमको यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। भाई चार्ज कहां पर है? चार्ज है यहां पर, जिसकी रेडियस है r 1 मीटर, और हमको इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे फाइंड करना है। तो भाई ये जो पॉइंट है वो तो आउटर पॉइंट हुआ, और आउटर पॉइंट के लिए, इस चार्ज के लिए ये आउटर पॉइंट हुआ, और आउटर पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? KQ/r²। चलो k की जगह पे लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। अरे एप्सिलॉन 0 नहीं, k ही निकल जाएगा। चलो छोड़ो इसको, k की वैल्यू रख देंगे क्योंकि वो पाई में है ना। ओके, तो k को k रखो। q क्या हो जाएगा? सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल r² अपॉन स्मॉल r²। चलो k मतलब 9 इंटू 10⁹। सिग्मा आपको दिया है 1/पाई इंटू 4 पाई कैपिटल R, जहां पर चार्ज है उसकी रेडियस 1 का स्क्वायर और नीचे 2 का स्क्वायर। पाई कट हो गया, 4 कट हो गया, ये 22 नहीं है भाई, ये 22 नहीं है, ये 2 का स्क्वायर था, 2 का स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या गया? 9 इंटू 10⁹ ही आंसर आ जाएगा। 47 3 का स्पेलिंग गलत है। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ओके 3 नहीं है भाई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ गॉसियन सरफेस ए, भाई इसको बोल दो ए सरफेस, दैट एंक्लोज द चार्ज पार्टिकल इन फ्री स्पेस Q1 Q2 Q3। भाई देखो, तो हमको यहाँ पे फ्लक्स गिनना है, तो हमको पता है कि फ्लक्स इज इक्वल टू व्हाट? टोटल चार्ज एंक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये किसका फ्लक्स फाइंड करना है? ए का। तो हमको जो भी चार्ज लेना है वो ए के अंदर वाला सारा लेना है। तो आपकी सरफेस गॉसियन सरफेस ए रही, उसके अंदर Q1 भी है, Q2 भी है, Q3 भी है। तो टोटल चार्ज एंक्लोज्ड क्या हो जाएगा? ए का टोटल चार्ज क्या हो जाएगा? ये तीनों का सम, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। चलो सम करें तो
78.85 होगा, 8.85 नैनो कूलम। देखना भाई, ये 70 हो गया और ये 78 है, तो माइनस करेंगे तो ये इतना आ जाएगा और पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ पे ये चार्ज यहाँ पे रिप्लेस करेंगे तो 8.85 नैनो मतलब 10⁻⁹ ये हो गया 8.85 इंटू 10⁻⁻12। चलो ये तो निकल गया, तो 10⁻³ वाला आंसर बैठ गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। यूनिट सही लिखना, देखो यहाँ पर भी वही आंसर है लेकिन यूनिट उल्टा है, मतलब नहीं चलेगा, वो आंसर आएगा। 48. Two identical spheres with charge 4q and -2q are kept at some distance apart. एक्सपर्ट नहीं है, एक्सर्ट है अ फोर्स एफ ऑन ईच अदर। एक चार्ज है 4q, दूसरा चार्ज है -2q, सेपरेशन डिस्टेंस है r, तो फोर्स लग रहा है F इज इक्वल टू k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। तो ये हो जाएगा -8 kq² अपॉन r स्क्वायर, जो आपका फोर्स हो गया F। नाउ इफ दे आर मेड टू टच ईच अदर एंड रिप्लेस्ड बाय देयर ओल्ड पोजीशन, भाई दोनों को टच करवाएंगे, तो टोटल चार्ज क्या हो जाएगा 2q, 4q -2q तो 2q, और फिर दोनों को सेपरेट करेंगे तो दोनों पे q चार्ज आ जाएगा और डिस्टेंस तो वही है, ओल्ड पोजीशन पे रखा है। तो नया फोर्स इज इक्वल टू k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। तो यहां से सब्जेक्ट बना देंगे तो ये नीचे आ जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा -f/8 मतलब 1/8। 49 समझना, टू चार्जेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड ऑपोजिट इन पोलैरिटी, भाई एक पे प्लस क्यू चार्ज है तो एक पे माइनस क्यू चार्ज है, एट सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट एंड इफेक्टिव फोर्स बिटवीन देम इज एफ। चलो मान लेते हैं कि एक पे क्यू चार्ज था, दूसरे पे माइनस क्यू चार्ज था, दोनों के बीच का डिस्टेंस आर था, तो दोनों पे फोर्स लग रहा था एफ, के q1 q2 अपॉन आर स्क्वायर। सही है, सही है, इसको माइनस लिख सकते हो, -kq²/r²। नाउ व्हाट इफ 75% चार्ज ऑफ वन इज ट्रांसफर्ड टू अनदर। भाई इसका 75% मतलब क्या होता है, 75 अपॉन 100 मतलब 3/4। तो इस पर से 75 हमने निकाल दिया, तो इसका जो चार्ज था Q, उसमें से हमने 3q/4 निकाल दिया, तो इस पे बचा कितना q/4, और वो दे दिया दूसरे को, तो दूसरे के पास ऑलरेडी -q तो था, लेकिन इसका जो आया वो +3q/4 आया उसके पास, तो ये हो जाएगा -q/4, और फिर वही डिस्टेंस पे उनका फोर्स गिनना है, तो F' इज इक्वल टू k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। इसमें से 1/16 में सेपरेट कर देता हूं, तो -kq²/r² लिख सकते हैं। तो यहां पे -kq/r² मतलब F, मतलब आपका फोर्स हो जाएगा F/16। है कोई आसान आंसर? हाँ, तो आंसर आ गया A। 50. The electric field due to a cylindrical charge distribution on infinite length at distance equal to its radius from its surface will be cylindrical charge distribution of infinitive length at distance equal to its radius from its surface। ये यहाँ पे कहाँ पे कर दिया बे? अरे रे रे, सिलिंड्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इन्फिनिटिव लेंथ। भाई समझो, ये तो सिंपल है। सिलिंड्रिकल मतलब इसको वायर गिन सकते हो, सिलिंड्रिकल मतलब क्या, वायर, और उससे आर डिस्टेंस पे, कौन सा डिस्टेंस, स्मॉल आर बोला है, कैपिटल आर। ओके, यहाँ पे आर डिस्टेंस पे बोला है, तो यहाँ पे फाइंड करना है। अरे यार कुछ गलती है यहाँ पे, नहीं लग रहा है। लेंथ एट डिस्टेंस इक्वल टू इट्स रेडियस फ्रॉम इट्स सरफेस। ओके ओके, मेरी गलती है, पढ़ने में मैंने थोड़ा गलत पढ़ा, अरे क्या कर रहा हूं मैं, समझो। हम थोड़ा थोड़ा इसको बड़ा ले करते हैं। ये एक स्फीयर है, लॉन्ग, मतलब इसको वायर ले सकते हो, इसकी रेडियस है r,
और उसकी सरफेस से r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है p, मुझको यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। तो हमको फॉर्मूला पता है भाई, वायर के लिए फॉर्मूला क्या लिखते हैं, 2k लैम्बडा अपॉन स्मॉल r। लेकिन यहाँ पर r डिस्टेंस यहाँ से मेजर करना पड़ेगा, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा 2r। तो यहाँ पे लिखो 2k लैम्बडा अपॉन 2 कैपिटल R। ये निकल गया, आंसर आ गया k लैम्बडा बाय r। सही है। 51, एन इलेक्ट्रॉन फॉल्स थ्रू अ डिस्टेंस 8 सेंटीमीटर इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। भाई डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है, 8 सेंटीमीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड 10⁵। टाइम टेकन बाय द इलेक्ट्रॉन इन फॉलिंग विल बी। भाई हमको पता है d इज इक्वल टू वी नॉट टी प्लस हाफ a² इनिशियल स्पीड 0 ले लेंगे, फ्री फॉल कर रहा है। डिस्टेंस कवर करना है d 1/2। हमको पता है q चार्ज E जितने इलेक्ट्रिक फील्ड में होगा, जिसका मास m है, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा QE/m इंटू t²। तो टाइमिंग आपको लिखना है, तो यहाँ पे ये ऊपर चला जाएगा तो 2md अपॉन QE, लेकिन ये आएगा t², तो आपको इसका स्क्वायर रूट करना पड़ेगा। चलो वैल्यू लिख लेते हैं। 2 कौन है इलेक्ट्रॉन, 9.1 इंटू 10⁻⁻31। डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है, 8 सेंटीमीटर, 8 इंटू 10⁻⁻2। क्यू कौन है, चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन, 1.6 इंटू 10⁻19। और इलेक्ट्रिक फील्ड है 10⁵। चलो पहले पावर का जुगाड़ कर लेते हैं। पावर क्या है, 10⁻12 -14 तो ये हो जाएगा 10⁻19। यहाँ पे इसका जुगाड़ करना पड़ेगा, बिना कैलकुलेटर तो शायद नहीं आएगा। आ जाएगा, देखो तो ये निकाल दूं मैं दोनों, तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, तो यहाँ पे 91 हो जाएगा। 9.1 कर देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे 18 कर देता हूँ, ये 10 इसको देता हूँ पावर को, तो 9.1 का स्क्वायर रूट हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली 3 इंटू 10⁻9 हो जाएगा। ओके, अच्छा था क्वेश्चन यार, सीधा सीधा आंसर आ रहा था, कैलकुलेटर का यूज ही नहीं पड़ा। बराबर है, ध्यान से देख लो एक बार। 52, चार्जेस Q2 of mass m revolves around the stationary charge Q1 in a circular orbit of radius r. The orbital time period of the Q2। भाई एक है आपका चार्ज Q1 और दूसरा आपका जो चार्ज है Q2, वो उसके अराउंड घूम रहा है, जिसका मास है m, रेडियस है r। तो वी नो दैट भाई इसको जो फोर्स चाहिए वो सेंट्रीपेटल फोर्स है, एंड सेंट्रीपेटल फोर्स विल बी प्रोवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, लेकिन फाइंड क्या करना है, टाइम पीरियड फाइंड करना है। ओके, तो mv² अपॉन r इज इक्वल टू k q1 q2 अपॉन r²। लेकिन हमको पता है कि जब ये पूरा सर्कल कंप्लीट करेगा, डिस्टेंस कितना कवर करेगा, 2πr। हमको टाइम पीरियड चाहिए, तो हमको वेलोसिटी की कोई ज़रूरत नहीं है, हमको टाइम पीरियड चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, ये एक डिस्टेंस, एक पूरा सर्कल कंप्लीट करेगा तो वो 2πr डिस्टेंस कवर करेगा, और उसके लिए उसको टाइम पीरियड जितना टाइम लगेगा, तो ये उसकी वेलोसिटी हो गई, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पे रिप्लेस कर दे तो m अपॉन r, और v² की जगह पे 4π² r² अपॉन t² इज इक्वल टू k q1 q2 अपॉन r²। ये r निकल गया, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो t² इज इक्वल टू 4π² mr³ अपॉन q1 q2, और उसका स्क्वायर रूट ले लो फिर। तो कहाँ पे आंसर बन रहा है ऐसा, के कहाँ पे गया, अरे के तो रह गया। हाँ, तो आपका आंसर ये बैठ जाएगा ना। 53, अरे क्या यार, 4 charges equal to -q are placed at 4 corners of square and a small charge q is at its center. If the system is in equilibrium, then the value of q is। भाई समझो यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा लंबा और कॉम्प्लिकेटेड है। यहाँ पे -q चार्ज है, 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 और उसका जो सेंटर है वहाँ पे स्मॉल q चार्ज है। सिस्टम इक्विलिब्रियम है, उसका मतलब इस पे तो फोर्स 0 होगा ही होगा, लेकिन कोई भी ले लो उस पे फोर्स 0 होगा। तो मुझको ये सबसे पहले काउंट करना पड़ेगा कि इस पे क्या क्या फोर्स लग रहा है। तो ये इस पे फोर्स लगाएगा, मान लो कि ये डिस्टेंस L, ये डिस्टेंस L, यहाँ से ये डिस्टेंस होगा
√2L, और ये हाफ डिस्टेंस यहां से गिनोगे ये डिस्टेंस, तो इसका भी हाफ L/√2 हो जाएगा। तो चलो ये दोनों के बीच का फोर्स KQ²/L², KQ1 Q2/L², ये इस पे फोर्स लगाएगा KQ²/L²। अभी ये सबको भूल जाओ, इसका फोर्स ऐसे, इसका फोर्स ऐसे, ये दोनों का मिला के फोर्स अभी हो जाएगा √2। पाइथागोरस यूज कर सकते हैं, ये दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो ये दोनों का मिला के ये फोर्स आया। चलो अभी दूसरा फोर्स कौन, ये इसका बाकी है भाई। इसका फोर्स क्या, KQ²/√2L का स्क्वायर मतलब 2L²। ये इसका भी खत्म हो गया। अभी इसका फोर्स, भाई इसका फोर्स लिखेंगे तो KQ - Q अपॉन इसका स्क्वायर L²/2। तो इस पे जो फोर्स लगा ये सभी फोर्स लगे, तो सबका सम इज इक्वल टू 0, क्योंकि इक्विलिब्रियम है। चलो यहां पे लिखेंगे तो KQ - Q अपॉन L²/2, ये हो जाएगा प्लस KQ² अपॉन 2L² प्लस √2 KQ² अपॉन L² इज इक्वल टू 0। KQ गया, L² गया, तो यहां पे हो जाएगा -2Q, यहां पे प्लस Q/2 प्लस √2Q। इसको अपोजिट भी देता हूं, तो 2Q इज इक्वल टू, इसमें से 2 कॉमन, तो 1 + 2√2 अपॉन 2, ये 2 नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा Q/4, 1 + 2√2। है कोई ऐसा आंसर? कहाँ है, कहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, B। 54, अ थिन कंडक्टिंग रिंग ऑफ रेडियस R इज गिवन चार्ज Q। भाई ये रिंग है, उस पर टोटल चार्ज है Q। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर O, इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर O ड्यू टू द चार्ज ऑन पार्ट AKB। भाई AKB पे जो पार्ट है चार्ज है, ये चार्ज, इसके कारण यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है E। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ड्यू टू द चार्ज ऑन द ACDB पार्ट ऑफ द रिंग इन फिगर इज। भाई समझो क्या बोला है, ये पूरी रिंग है, उस पर कितना चार्ज है, जितना भी चार्ज है, छोड़ो कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये जो AKB पार्ट है उसका जितना चार्ज है, उसके कारण यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे होगा। चलो भूल जाओ कि यहां पर कोई चार्ज है, यहां पर जो चार्ज है उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से क्या होगा, ये डायरेक्शन में होगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया किसका, AKB का, और वो डायरेक्शन है E, ले लेता हूं मैं ये, है ना। तो बाकी के पार्ट का चलो भाई फिर से सोचते हैं। मान लो कि ये पूरी रिंग है, ये पूरी रिंग पे चार्ज है, ये पूरी रिंग पे, ये पूरी रिंग पे, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, 0। पूरी रिंग पे चार्ज है मतलब सेंटर पे तो 0 होगा। तो यहां पे दो पार्ट, एक AKB का प्लस रिमेनिंग पार्ट ACDB का, सबका मिला के क्या हो गया, 0 हो गया। तो यहां पे E ACDB जो है उसका किसके बराबर होगा, माइनस AKB के बराबर होगा, और AKB का क्या है, वो तो E है। उसका मतलब क्या, इसका जो होगा उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो इसके कारण आपको जो रिजल्टेंट मिलेगा वो आपको ये डायरेक्शन में मिलेगा। वैल्यू तो उसकी E होगी, लेकिन O से K की डायरेक्शन में, O से K की डायरेक्शन में। सही है। लास्ट वन 55, अ चार्ज Q इज एंक्लोज्ड बाय गॉसियन स्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस R। भाई कोई रेडियस है R वाली सरफेस है, उसके अंदर चार्ज कितना है, Q। इफ द रेडियस इज डबल, भाई रेडियस डबल कर देंगे, द आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल रिमेन। भाई व्हाट इज द फ्लक्स, फ्लक्स इज अ एंक्लोज्ड चार्ज अपॉन एप्सिलॉन 0। जब रेडियस R थी तो इसके अंदर चार्ज Q था, अभी हमने सिर्फ रेडियस डबल की, पर रेडियस भले डबल करेंगे उसके अंदर का जो चार्ज है वो तो Q ही रहेगा। जो चार्ज चेंज नहीं होगा तो उसका फ्लक्स भी चेंज नहीं होगा, तो आंसर डी ही आएगा। सही है, सही है। नेक्स्ट, खत्म। चलो भाई क्लियर हो गया, सबको क्लियर हो गया पक्का। तो फर्स्ट चैप्टर में मैंने बहुत अच्छे अच्छे MCQ करवाए। आई होप
कि आपको सब आए होंगे, आपको कुछ पता चला भी होगा, बराबर है। फिर से एक बार देख लो, जो इजी आएंगे वो तो आपको आने ही वाला है, लेकिन ऐसे कोई ट्विस्टेड आएंगे तो शायद आप गलती कर सकते हो, तो आप ना करो, इसलिए हमने 55 अच्छे अच्छे सिलेक्ट करके आपको सॉल्व करवाए, बराबर है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे एमसीक्यू के साथ, चैप्टर 2 के साथ मिलेंगे, बराबर है। तो कल 2 चैप्टर करने वाला है, चैप्टर 2 एंड चैप्टर 14, बराबर है। चलो तब तक के लिए गिनते रहना, बराबर है। चलो बाय।